नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद सर में। कैसे हैं सभी लोग? तो सबको गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल में। और अपन बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे थे और बीकानेर के इतिहास में अपन आज अंतिम क्लास है, तीसरी क्लास है, खत्म कर देंगे आज। हो सकता है 10-15 मिनट एक्स्ट्रा की हो जाए क्लास, थोड़ी बहुत, मतलब 1.5 घंटे या 1 घंटे 35 मिनट की हो जाए तो अपन कंप्लीट कर देंगे आज, है ना। तो इससे पहले मैंने एक पोस्ट भी डाली थी अपने टेलीग्राम चैनल जो है, अगर आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ। चैनल का नाम सर्च कर सकते हो आप, जीके विद SR सर। ये आप सर्च करोगे तो आ जाएगा अपना यूट्यूब चैनल, है ना। सॉरी, अपना यूट्यूब चैनल तो आएगा आएगा। और कौन सा आ जाएगा? टेलीग्राम चैनल, है ना। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना और वहीं पे जो है अपनी पोस्ट डाली हुई है। कौन सी? एक जो है अपना पूरे बोर्ड के ऊपर लिखे, आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो, है ना, PDF टाइप। तो आप उसको देख सकते हैं, उसके अंदर प्रॉपर जो है सारी चीजें लिखी हुई है। अगर आप लिखने में मान लो कि अभी टाइम खर्च ना करना चाहते हो, सिर्फ समझना चाहते हो, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, उनको तो अभी लिखना पड़ेगा। लेकिन जो अगर मान लो कि देख रहे हैं रिकॉर्डेड, तो वहां जाके देख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं। 1.5 की या 1.5 की स्पीड में आप देख सकते हो इस क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो पुराने हैं, पहले वीडियो को लाइक कर दे, शुरू करने से पहले अपना हिस्ट्री जो है, और नए जुड़े हैं कोई तो सब्सक्राइब कर देना। आज रिवीजन जो है कल वाली क्लास में करेंगे या लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा ज्यादा पढ़ा ना आज। तो स्टार्ट करें, ठीक है, कोई देरी नहीं करेंगे, अपने स्टार्ट करते हैं। हमने कर्ण सिंह तक पढ़ लिया था, है ना। जो मतेरी की राड थी वो उनके समय में हुई थी, ठीक है, बाकी कुछ था नहीं उतना। तो इससे आगे अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा। कहाँ से स्टार्ट करें अपन? अनूप सिंह से। अपना जो है आज पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अनूप सिंह से। देखना यहाँ पे हेडिंग डालो, अनूप सिंह, अनूप सिंह, ठीक है। शासनकाल की बात करूं तो कर्ण सिंह का हुआ था यहाँ खत्म, यहाँ से इनका स्टार्ट हो जाएगा। और 1698 तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। इनके शासनकाल में क्या हुआ कि, बात करूं मैं अनूप सिंह की, तो अनूप सिंह को दक्षिण भारत भेजा था औरंगजेब ने। तो वहां पर जो है कुछ दक्षिण भारत में उपलब्धियां हासिल की थी अनूप सिंह ने। तो इसी कारण से जो है औरंगजेब ने इनको एक उपाधि दी, कौन सी? माई मरातीब की, है ना, ये उपाधि दी थी। और ये सिर्फ अनूप सिंह को ही नहीं दी थी, इसके अलावा जो है दो जनों को और दी थी, एक तो गज सिंह और एक रतन सिंह, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा। तो इन दोनों को भी ये उपाधि दे रखी थी, ठीक है। तो ये उपाधि लिखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे अपन। लिखना यहाँ पे, औरंगजेब ने अनूप सिंह को, अनूप सिंह को दक्षिण भारत के अभियानों के लिए, ठीक है, माही मेरातिब की उपाधि दी थी, है ना। किसने दी? औरंगजेब ने दी। किसको दी? अनूप सिंह को दी। किस लिए दी? तो दक्षिण भारत में कुछ अभियान किए थे, सफल अभियान किए थे, वहां पे थोड़ा तहलका मचा रखा था। तो इसी कारण से औरंगजेब ने खुश हो गए, कौन सी उपाधि दी इनको? माही मेराती दी, है ना। इनके अलावा मैंने बताया था अभी भी कि इनके अलावा भी दो जनों को और दे रखी थी। किस किसको अभी बता देते हैं, किसको? लेकिन कि माही मेराती की उपाधि, माही मेराती की उपाधि अनूप सिंह के साथ साथ, या फिर अनूप सिंह मत देखो, डायरेक्ट लिखो उपाधि गज सिंह, गज सिंह तथा रतन सिंह, रतन सिंह को भी दी गई थी।
किसको दी गई थी? इन दोनों को भी दी गई थी, है ना। अब थोड़ा मैं आगे बात करूं इनके बारे में। किसके बारे में? अनूप सिंह के बारे में इसके बारे में बात करेंगे, और किसके बारे में बात करेंगे? तो इस समय क्या है कि कुछ मंदिर तुड़वा रहे थे, मतलब औरंगजेब जो है जब दक्षिण भारत में ये गए हुए थे, तो कुछ मंदिर तुड़वा रहे थे, मतलब औरंगजेब के सैनिक जो थे, सेनापति थे, वो मंदिरों का तुड़वा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई मंदिर तुड़वा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो जनता इनके पास आती थी अपने मुद्दे लेके कि भाई हमारे मंदिर तुड़वा रहे हैं, आप दक्षिण भारत में है, ठीक है, तो करे क्या। तो अनूप सिंह ने कहा देखो अब मैं औरंगजेब के मतलब कि अंडर हूँ, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आप एक काम करो कि मंदिर तोड़ के क्या करता है वो, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि पूरे मंदिर को तोड़ देता है, मंदिर में रखी हुई मूर्तियों को तोड़ता है, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब कट्टर इस्लाम धर्म का था, ठीक है, कट्टर इस्लामिक जो नीतियां थी उनको अपनाता था। और इस्लाम धर्म में जो है मूर्ति पूजा सही नहीं मानी जाती है, मतलब हराम कुछ ऐसा माना जाता है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, वो इसके खिलाफ है, इस्लाम धर्म जो है मूर्ति पूजा के खिलाफ है। तो औरंगजेब जो है मूर्ति को तोड़वाता था, बेसिकली मंदिर को नहीं तोड़वाता था, उसके अंदर मूर्ति तोड़वाते, तो इसका मतलब ऐसा समझा जाता था कि भाई इन्होंने क्या करवा दी, मंदिर तोड़वा दिया, है ना। तो मूर्ति तोड़वाते तो उन्होंने कहा कि भाई जब मूर्ति वो तोड़े ना, इससे पहले एक काम करो, आप मूर्ति लाके मुझे दे दो, ठीक है, उसके बाद मैं देख लूंगा, मेरे पास अगर मूर्ति होगी तब तो आके कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है, अपने किसी माई ने अपना लाल ऐसा नहीं चढ़ाया जो अपने पास आके कोई मूर्ति तोड़ दे, ठीक है, आप क्या करो मूर्ति लाओ और मेरे को दे दो। अब ऐसा किया जनता ने, भाई जहां पे मंदिर टूटने वाला होता वहां की सारी सारी मूर्तियां लाके कौन दे देता, जनता जो है अनूप सिंह को दे देते। लेकिन अनूप सिंह के पास बहुत सारी मूर्तियां भरी हो गई। जब वापस बीकानेर गए ये, तो बीकानेर जाके सोचा कि अगर एक एक को मंदिर बनाने बैठा तो भाई साहब कंगाल और हो जाएंगे और बूढ़े हो गए अपन मर भी जाएंगे, तब तक मंदिर बनेंगे नहीं। और अपने तो ऐसे हालात भी नहीं है, मतलब इतनी आर्थिक स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है कि अपन इतने सारे मंदिर बनवा सके, इतनी ज्यादा इनके पास मूर्तियां इकट्ठी हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि क्या करें, तो किसी ने सुझाव दिया कि एक ही मंदिर बनवा दो और उसके अंदर सारी मूर्तियां रखवा दो। तो अनूप सिंह को ये आइडिया अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है एक मंदिर बनवाओ जिसके अंदर ये सारी सारी मूर्तियां रखवा दो। तो एक मंदिर बनवाया बीकानेर बीकानेर के अंदर, जिसके अंदर ऐसे कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं को, यानी 33 कोटि देवी देवताओं को क्या है वो मंदिर है। और आपने एक मूर्ति है हेरम्ब गणपति जी की मूर्ति है, आपने सुना होगा, प्रसिद्ध मूर्ति है, वो भी इसी के अंदर रखी गई है। हेरम्ब गणपति जी की मूर्ति क्या है, तो जो है गणपति जी की सवारी कौन सी है, अपने चूहा है, ठीक है, मूषक जी है। लेकिन उस पे जो है वो गणपति जी अपनी मम्मी की गाड़ी में बैठे हैं। कौन सी मम्मी गाड़ी, मतलब शेर पे। यानी जो गणपति जी है वो किस पे सवार है, गणेश जी सवार है इसमें शेर के ऊपर, है ना। देखो बेसिकली बताऊं मैं तो, आप अगर कभी शिव पुराण पढ़ोगे या आपके किसी दादाजी ने या आपके बड़े पापा ने या किसी ने भी बड़ों ने, किसी ने बुजुर्ग ने अगर शिव पुराण पढ़ रखी हो तो उनसे पूछना या पढ़ना कभी, तो उसके अंदर बताएंगे कि जो गणेश जी है ना, उनका जो वाहन है मूषक, वो उनका नहीं था वाहन, वो बेसिकली शिव जी भगवान का था, ठीक है, शंकर भगवान का था। तो उन्होंने जो है जब नंदी को अपना वाहन बनाया तब मूषक जी किसको दे दिया, अपने गणेश जी को। जैसे कि अपने पापा जब कार लेते हैं तो अपने को स्प्लेंडर मिल जाती है ना, वैसे ही। और मम्मी के पास थी फॉर्चुनर। तो एक दिन क्या हुआ, गणेश जी अपने फॉर्चुनर में बैठ गए, मतलब कि शेर के ऊपर बैठ गए, तो वो जो मूर्ति है गणेश जी जो है शेर के ऊपर बैठे हुए मूर्ति है, वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब कि जो बीकानेर के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर है उसके अंदर है, ठीक है। ये चीजें लिखे अपन, लिखो, लिखना आगे। अनूप सिंह ने बीकानेर में 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर बनवाया, लिखना आगे। इसी में अंडरलाइन करके लिख लो, या फिर अंडरलाइन जरूरत नहीं, ऐसे लिखो कुछ इस प्रकार से। इसी के अंदर है ये लाइन कि इस मंदिर में शेर पर सवार गणपति जी, ब्रैकेट में लिखना हेरम्ब गणेश जी की
मूर्ति है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि जो औरंगजेब है वो कट्टर इस्लामिक धर्म का था, और कुछ ऐसी रणनीति अपना रहा था। जब मैंने करण सिंह पढ़ाया था तब भी पढ़ाया पढ़ाया था मैंने कि औरंगजेब जो है उनको अटक नदी के उधर पार करवाना चाहता था। तो कुल मिला के बहुत सारी जो है नीति अपना रहा था औरंगजेब, तो फिर भी जो है असर नहीं पड़ पा रहा था, है ना। कोई इस्लाम धर्म बहुत ही कम अपना रहे थे या फिर मजबूर हो रहे थे इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए। तो औरंगजेब ने पहले तो मंदिर तोड़वा रहा था, लेकिन मंदिर का जो जुगाड़ है वो करवा दिया कि मूर्तियां ले आओ। तो मंदिर कम टूटने स्टार्ट हुए, तो औरंगजेब ने फिर सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मान लो कि उनके अगर मान लो जो एविडेंस है कि वो हिंदू है, अगर ये एविडेंस उनके पास न रहे तो ये हो सकता है ना कि वो फिर मान लो हिंदू धर्म से हट जाए या फिर इस्लाम धर्म की कोई नीति अपनाने में सक्षम हो जाए। जैसे कि मान लो आपके पास कोई प्रूफ ना हो कि मान लो कि आप किसी जाति के हो, मान लो आप जाट हो, ब्राह्मण हो। अगर मान लो आप ब्राह्मण हो लेकिन आपके पास आपकी पूर्वजों के पास कोई एविडेंस नहीं है कि आप ब्राह्मण हो, फिर आपसे कोई पूछे कि आप ब्राह्मण हो, बताओ एविडेंस क्या है। तो अगर आपके पास एविडेंस ही नहीं होगा कि आप ब्राह्मण हो, तो फिर वो जो आदमी कहेगा कि तुम ये हो, ठीक है, और कुछ एविडेंस दे देगा वो, ठीक है, तो आप उसको मानने के लिए मजबूर हो जाओगे, और हो सकती है आपके आने वाली पीढ़ी, एक दो पीढ़ी बाद में वो धर्म अपना भी ले। तो उन्होंने क्या कहा कि जो जितनी भी पुस्तकें हैं उनको या तो जला दो या फिर इनको फाड़ दो या उनको ठिकाने लगा दो, ठीक है, ताकि क्या है हिंदुओं के पास हिंदू होने के कोई एविडेंस नहीं होंगे, तो वो अपने आप क्या करेंगे कि मुस्लिम धर्म जो है यानी इस्लाम धर्म क्या अपना लेंगे। एक घटना याद आती है मुझको, बख्तियार खिलजी, ठीक है, शासक हुआ था। एक दिन युद्ध में चोटिल हो गया, और उसके यहाँ पे जो अपने पेट है उस छाती के नीचे यहाँ पे कुछ घाव लग गया था युद्ध के अंदर। कहते हैं कि वो घाव सड़ गया एक तरह से, मतलब घाव, कहते नहीं बिखर जाना या फिर घाव खराब हो जाना, घाव खराब हो गया या फिर कहते हैं कि अपने बिगड़ जाना है, ठीक है, मतलब कि वो ज्यादा उसमें सड़न आ गई थी कुछ इस प्रकार से। तो बख्तियार खिलजी के मतलब कि आराम ही नहीं आता था, और ऐसी हालत हो गई थी मरने जैसी। जब वो एक मतलब कि अभियान के दौरान जा रहा था कहीं, तो नालंदा विश्वविद्यालय के पास एक जगह पड़ती है, तो वहीं पर, ठीक है, वहीं पर वो अपना डेरा डालता है नालंदा विश्वविद्यालय से थोड़े दूर पे। बख्तियार खिलजी जब वहां पे डेरा डालता है और रात को सोता है, तो वहीं से एक आदमी जो है, या लड़का कह सकता हूँ मैं, 17-18 साल का या कुछ ऐसा उम्र का युवा आदमी वहां से गुजर रहा था। तो उसने सोचा कि देखो रात पड़ चुकी है, भाई बख्तियार खिलजी ने जब रात पड़ी होगी तभी डेरा डाला होगा। तो उसने सोचा कि रात पड़ चुकी है तो यहीं पे कहीं अपन देख लेते हैं। उसने देखा यहीं पे किसी सेना का डेरा है, तो उसने जाके अनुरोध किया, ठीक है, विनती की कि भाई मुझे यहाँ पे रात सोने दो, मेरे पास खाने पीने का सामान है, मैं बस को मेरे को सिर्फ यहाँ पे सोना है, ताकि जो जानवर हो, जंगली जानवर हो, यहाँ पे नहीं आए, ठीक है, अपन सुरक्षित रहे। तो सैनिकों ने कह दिया भाई ठीक है, भले सो ही तो रहा है, खाना वाना लेके आया है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, तो सो जा, ठीक है। उन्होंने उनको मतलब की अनुमति दे दी सोने की। जब वो सो रहा था तो उसे सारी रात नींद नहीं, आधी रात तक जब नींद नहीं आई, तो क्यों नींद नहीं आई, कि नींद इसलिए नहीं आई कि एक आदमी रहा था, मतलब कि जोर जोर से चिल्ला रहा था, ठीक है, उसको भी नींद नहीं आ रही थी। और उस आदमी था वो बख्तियार खिलजी, क्योंकि उसके घाव जो था वो बिगड़ा हुआ था, मतलब कि ये तो सड़ा हुआ था, तो उसको नींद नहीं आ रही थी, नहीं तो बख्तियार खिलजी को। और चिल्लाने की वजह से, क्योंकि बख्तियार खिलजी चिल्ला रहा था, तो उसको खुद को जो है, वो जो बच्चा था, शिष्य था, उसको भी, मतलब एक युवा को, उसको नींद नहीं आ रही थी। तो उसने जाके कहा सैनिकों की भाई क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा हमारे बादशाह साहब है, ठीक है, अंदर, और इनको नींद नहीं आ रही क्योंकि इनके घाव वाव कुछ ऐसा हुआ है, सारी बीमारी उन्होंने बताई, ठीक है। तो उन्होंने कहा फिर आपने वैद्य को नहीं दिखाया, तो उन्होंने कहा नहीं, वो दिखाया तो है लेकिन तैयार ही नहीं हुआ, सारे वैद्य जो है जवाब दे चुके हैं कि भाई इनका कोई इलाज नहीं है अब सीधा, ठीक है, खुदा के पास जाएंगे अपने। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एक बार देखूं। तो सैनिकों ने कहा कि बड़े बड़े आके कह गए कि कुछ नहीं हो सकता, और आप बोल रहे हैं कि आप ठीक कर दोगे इसको, या फिर आप देखने के लिए बोल रहे हो। तो कुछ रिक्वेस्ट की, सैनिक नहीं माने हैं। तो फिर बख्तियार खिलजी के अंदर से आवाज आती है कि कोई तो कह रहा है कि भाई मैं ठीक कर दूंगा, आने दो। सारे सारे तो यही कह के कहें कि ठीक नहीं कर सकता, कोई तो है जो कह रहा है कि मैं ठीक कर दूंगा, तो उसको आने दो तुम, ठीक है। वो आता है और सैनिकों के से कहता है, वो कहता है बख्तियार खिलजी से कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है और अकेले में इलाज करूंगा मैं, तो ठीक है। तो वो कहता है फिर ठीक है, अकेले में इलाज कर देना। सारे सैनिकों को बाहर भेज देता है। थोड़ी देर वो बख्तियार खिलजी को पूछता है कि कहाँ पढ़ रहे हो, कौन सा कोर्स ले रखा है। जीके विद सर से में पढ़ते हो क्या, हिस्ट्री किससे पढ़ते हो, जितेंद्र सर से पढ़ते हो, और पॉलिटी एसआर सर से, ठीक है, ज्योग्राफी नंबर वंबर सारे अच्छे आ रहे हैं। ऐसे बातों में उलझा देता है उसको, ठीक है। उलझा उलझू के क्या करता है, एकदम उसके पास कुछ औजार होता है, कैंची वैंची कुछ होती है, जिससे वो एकदम से उस घाव को काट देता है। बख्तियार खिलजी को 15-20 मिनट तो ऐसा एहसास होता है कि भाई अभी इस लड़के की गर्दन काट दूं मैं। लेकिन 10-15 मिनट के बाद जो उसको रिलैक्स फील होता है, वो उठ के खड़ा हो जाता है।
पहले उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो खाना खा सके, उठ सके, कुछ चीज भी, पानी का लोटा भी भर सके भाई साहब, इतनी हालत नहीं थी उसकी। और उसके बाद में चलने लगा, चलना फिरने लगा, तो जब उसने पट्टी की थी, उसने कहा कि मैं 3 दिन आपकी पट्टी करूंगा, ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। उस लड़के ने कहा 3 दिन पट्टी करूंगा, आप तैयार हो जाओगे। और बख्तियार खिलजी 15 मिनट के बाद में चलने दौड़ने लग गया था भाई साहब, क्योंकि वो जो घाव था वो सड़ा हुआ काट दिया था। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके कुछ लगी हुई होती है, तो वो वहां पे कुछ तो टांगे देता है, लेकिन अगर वो अगर खराब हो गया है, सड़ गया है, तो वो वहां से काट देता है उसको, ठीक है, उस चमड़ी को वो काटता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, आपके फाले हो रखे हो या दांत वात कुछ हो रखा हो, तो अगर वो बिगड़ जाए तो वो काटता है, ठीक है, चमड़ी को। तो वो वहां से काट देता है, तो वो तैयार हो जाता है। तो उसने कहा कि आप इतनी छोटी उम्र में हो और आपने मेरा इलाज कर दिया, तो क्या है कि, तो उस लड़के ने कहा, युवा ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे से बड़े यानी मेरे सीनियर, सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाले, और मेरे जो अध्यापक हैं वो तो पता नहीं कितने ज्यादा गुणवान है। तो कहा आप कहाँ से हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ता हूँ नालंदा विश्वविद्यालय में। वहां के जो प्रोफेसर है वो तो भाई साहब मुर्दा आदमी को जिंदा कर देते, इतनी ज्यादा शक्ति है। बख्तियार खिलजी ने कहा कि अगर हिंदू धर्म इतना ज्यादा फैला हुआ है और वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय जैसा ऐसा है कि मुर्दे को जिंदा करते वैसे ऐसे प्रोफेसर है वहां पे, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो इस्लाम धर्म फैल नहीं पाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको जला देते हैं। तो वहां पे जो है बख्तियार खिलजी वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी शिष्य थे, जितने भी किताबें थी, उनको जलवा देता है। सारे प्रोफेसर थे उनके गला काट देता है, ताकि अगर उनको पढ़ा हुआ है तो वापस लिख ना सके, किसी को बता ना सके, ठीक है। सारे प्रोफेसर जो थे, जितने भी आचार्य थे, जितने भी मतलब कि अध्यापक थे वहां पे, उनका गला कटवा देता है, उनकी हत्या करवा देता है, और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा देता है। वहां पे महीने सालों तक, कुछ महीनों तक, ठीक है, वहां पे आग चलती रही थी। आप यहाँ पे अभी हॉल को भर दो, कमरे वमरे को भर दो, आप पूरे घर को, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, ठीक है, इतनी आग लग सकती है, बाकी नहीं लग सकती। वहां पे कई महीनों तक आग लगी थी वहां पे, ठीक है। तो सोचो कितना बड़ा विश्वविद्यालय था। मुझे लगता है कि देखो, इस्लाम धर्म की मुझे कुछ खराबियां जो है, उनमें से एक खराबी ये है कि, छोटी मोटी खराबी यही है कि भाई साहब उनको ये कुछ किताबें नहीं जलानी चाहिए, ठीक है, मंदिर तोड़े वो बाकी चीज है, ठीक है, मंदिर मंदिर तो वापस बन जाते हैं, लेकिन किताबें जो है, रिटर्न एविडेंस जो है हमारे पास किसी चीज के, कि भाई अपनी ये टेक्नोलॉजी के ही तो है, वैसे तो ऐसे नहीं थे कि किसी धर्म के विरोध में थे वो सारी सारी एविडेंस। वो एक तरह से अपनी औषधियां हो गई, कोई टेक्नोलॉजी है, उसी के बारे में थी। मैं कहता हूं अगर नालंदा विश्वविद्यालय को अभी तक जलाया नहीं होता, तो अभी तक भी भारत विश्व गुरु होता, और उससे भी दुगनी रफ्तार से वो विकसित हो रहा होता। आज अमेरिका कहता है कि पावर है उसके पास सबसे ज्यादा, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे आगे कोई होता तो भारत होगा, और उसके आसपास भी उसका 1% क्या, मतलब कि आधा परसेंट भी कोई और नहीं होता, अगर भारत के पास आज नालंदा विश्वविद्यालय होता था, ठीक है। तो चीजें लिखते हैं अपन। तो इसी के ऊपर जो है, जब जलाने लगे वो किताबों को फाड़ने लगे, तब इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, जिस प्रकार से आपने मूर्तियां, अनूप सिंह ने कहा, जिस प्रकार से आपने मूर्तियां मेरे को लाके दी है, वो करते हैं क्या कि पुस्तकों को जलाते हैं, ठीक है, या फिर वो है खराब कर देते हैं उनको। तो आप एक काम करो, मुझे लाके दे दो। उसी प्रकार से इन्होंने सारी सारी पुस्तकें लाके दे दी, किसको, अनूप सिंह को। और उन्होंने क्या किया, एक संस्कृत पुस्तकालय बनवाया, कहाँ पे, बीकानेर में। वहीं पे जो है आप तो दक्षिण भारत से पुस्तकें लाए थे, क्योंकि दक्षिण भारत में इनकी पोस्टिंग थी। तो दक्षिण भारत से सारी सारी किताबें लाए थे, या कुछ दक्षिण भारत की किताबें भी थी। वो उनका संग्रहालय कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर, जो अनूप सिंह संस्कृत पुस्तकालय है, ठीक है, उसके अंदर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे आगे, लिखो। इन्होंने बीकानेर में अनूप संस्कृत संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे किसका संग्रहालय है, जो दक्षिण भारत से पुस्तकें लाई गई थी, उनका क्या क्या यहाँ पे संग्रहालय है, ठीक है। और कहता है कि जिस समय अकबर के आक्रमण, सॉरी, जो है मुगलों के आक्रमण हो रहे थे, हुमायूं के आक्रमण हो रहे थे, ठीक है, बाबर के आक्रमण हो रहे थे, तो उस समय अकबर के, मान लो कि उस समय देखो, जिस समय कुंभा था, उस समय किसके हो रहे थे, बाबर के। जब सांगा आया तो हुमायूं के हो रहे थे।
जब उसके बाद में उदय सिंह और ये आगे थे, मान लो महाराणा प्रताप, तब किसके हो रहे थे? अकबर के हो रहे थे। तो लगातार क्या हो रहे थे? आक्रमण होते जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि देखो, हो सकता है कि हमारे जो कुंभा है, ठीक है, उन्होंने इतनी अच्छे अच्छे संगीतों के बारे में जो है ग्रंथ लिखे हैं, किताबें पुस्तकें लिखी, उनको ठेस पहुंचा सकते हैं या फिर उनको जला सकते हैं, ठीक है, उनको हानि पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने जो है दक्षिण भारत भेज दी थी, ठीक है, दक्षिण भारत भेज दी थी। मैंने पढ़ाया भी होगा कि मारवाड़ और राठौड़ों को उत्पत्ति जो है दक्षिण भारत से रिलेट करती हुई अपन को प्रतीत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने? दक्षिण भारत भेज दिया था वहां पे। तो दक्षिण भारत से कुंभा की जो संगीत ग्रंथ है या पुस्तक थी, वो भी कौन लेके आया था? तो अनूप सिंह लेके आया था, ठीक है। इसका श्रेय किसको जाता है? अनूप सिंह को जाता है। तो यहाँ पे अपन दोनों चीजें लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना, इसमें अंडरलाइन करके लिख लो, यहाँ पे जा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखना। दक्षिण भारत से लाई गई पुस्तकों का संग्रहालय। आगे लिखना, कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथों का ग्रह यानी घर, ठीक है, वो कोई है। तो वो कहाँ है? अनूप अनूप संस्कृत पुस्तकालय जो है, क्या है? कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथों का ग्रह है। और उसके अलावा दक्षिण भारत से लाई गई पुस्तकों का क्या है? संग्रहालय है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि दक्षिण भारत से लाई गई पुस्तक है या कुंभा के जो ग्रंथ है, आज भी जो कुंभा की जो संगीत ग्रंथ है या पुस्तकें है, वो कहाँ पे रखी हुई है? तो बीकानेर के जो अनूप संस्कृत पुस्तकालय है, वहां पे रखी गई है, ठीक है। अभी भी वहां मारवाड़ में या मेवाड़ में नहीं लाई गई है, ठीक है। तो यहां तक लिखो। इसके बाद जो है अपन अनूप सिंह की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जगह कम है, वरना अभी लिख देता, ठीक है। ट्राई करते हैं, अगर लिख देते ठीक, चलो लिखो, साथ में लिख देते हैं। लिखना अनूप सिंह की पुस्तकें। अनूप सिंह की पुस्तकें। नंबर वन जो आती है वो है अनुपोदय, ठीक है। ये क्या है? तो मैंने बताया था कि कुंभा ने जयदेव गोविंद जो था, सॉरी, जयदेव था, उसकी गीत गोविंद एक पुस्तक थी, उसके ऊपर टीका लिखी थी। तो इन्होंने भी जो है एक टीका लिखी थी, किसके ऊपर है? जयदेव की पुस्तक थी कौन सी? गीत गोविंद। उसके ऊपर भी टीका जो है किसने लिखी थी? अनूप सिंह ने लिखी थी, सॉरी, हाँ, अनूप सिंह ने लिखी थी। और उसको क्या कहा गया? अनुपोदय। तो लिखना, ब्रैकेट में लिख लेना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और इसको भी इंपोर्टेंट आप लगा लेना, क्योंकि कुंभा वाली याद रह जाती है और अनूप सिंह वाली याद नहीं रहती है। तो आपको अगर ऑप्शन में दे वहां पे, मान लो कि अनुपोदय, ठीक है, या फिर आपको टीका पूछ ले कि जयदेव की पुस्तक, ठीक है, कौन सी, गीत गोविंद पर टीका निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि मान लो आपको ऑप्शन दे दे, ठीक है, जो कुंभा द्वारा रचित है वो दे दे, अनूप सिंह वाली दे दे, और एक अलग दे दे, और फिर वहां पे ए और बी, ए व बी दोनों। तो आप तो क्या है, कुंभा वाली पे टिक करे आओगे, ठीक है। तो वहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ए व बी दोनों करने पड़ेंगे। ऐसा प्रश्न आ सकता है, चांस होते हैं ऐसे प्रश्न आने के, और आ भी चुके हैं, इसलिए मैंने बताया इंपोर्टेंट लगा लेना इसको। लिखना जयदेव की गीत गोविंद पर टीका। जयदेव की गीत गोविंद पर टीका। एक और पुस्तक थी इनकी, अनूप विवेक। अनूप विवेक। एक थी इनकी काम प्रबोध। तीसरी काम प्रबोध। ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो आप लिख लो, है ना। नीचे इसलिए लिखा है शायद आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, मैं तब तक शाही भरूं, तब तक आप इस बारे में लिख लो फटाफट। उसके बाद में इनके दरबारी विद्वानों के बारे में चर्चा करते हैं।
लिखते लिखते वीडियो को लाइक भी कर देना, कि लाइक नहीं किया तो देखो, बिना किए जिसने जिसने किया है, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उनके लिए धन्यवाद है। प्रत्येक क्लास में जो है अपने जितने भी स्टूडेंट जितने लाइक आते हैं, हम ये समझते हैं, देखो अगर कोई बीच में छोड़ के जाता है या शुरू में छोड़ के जाता है, इसका मतलब उसने लाइक नहीं किया है, इसका मतलब उसने पढ़ा नहीं है। तो लाइक करने से हमको ये पता चलता है कि भाई कितने विद्यार्थियों ने देखा है, ठीक है, जितने लाइक होते हैं मतलब उन्होंने सीरियस होकर देखा है, ठीक है, यही मानते हैं। कुछ हो सकते हैं एक आधे परसेंट जो लाइक नहीं करते फिर भी सीरियस होकर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा रेशियो निकलता है कि कौन पढ़ रहा है, कितने बच्चे अपन से पढ़ रहे हैं, तो उनका रेशियो ऐसे व्यू से तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब कि कुछ वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो व्यू तो काउंट ही हो जाता है। तो कितने सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, तो रेगुलर कितने पढ़ रहे हैं, तो वो हमें लाइक से ही पता चलता है ना। उसके बाद में उसकी उस तरह से मेहनत करते हैं हम, जैसे कि आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, लेकिन और भी ज्यादा अगर आप जितना ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे उतना ज्यादा अपने पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद तो धमाकेदार अपनी एंट्री वेंट्री सब आएगी, ठीक है ना, सारी चीजें अपने पास उपलब्ध होगी उस समय। तो उस हिसाब से फिर उस लेवल की तैयारी करवाई जाएगी सारे कंपटीशन एग्जामों की। हालांकि जो भी सब्जेक्ट आपको उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, ठीक है, वो हम उपलब्ध करवा रहे हैं इस बोर्ड के ऊपर, जो उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। कुछ एक आधे सब्जेक्ट को छोड़ के सारे सब्जेक्ट अपने चल रहे हैं, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लिख लिया होगा, बढ़े आगे। तो यहां तक चीजें क्लियर है, चलो आगे बढ़े। हेडिंग डालो दरबारी विद्वान। हेडिंग डालो दरबारी विद्वान, मैं लिख दूं पहले, उसके बाद हटा देंगे इसको नीचे वाले को, कोई दिक्कत नहीं अपने। हेडिंग डालो दरबारी विद्वान। जो नंबर एक आते हैं दरबारी विद्वान में, ठीक है, कौन आते हैं, नंबर एक आते हैं भाण भट्ट। कौन? भाण भट्ट। उनकी तीन पुस्तकें हैं, तीनों के नाम याद करना अपने लिए इजी है। सबसे पहले है संगीत अनूप, ठीक है, संगीत अनूप रत्नाकर, रत्नकार है सॉरी, ठीक है। दूसरी जो है पुस्तक, उसका नाम है संगीत अनूप अंकुश, याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरी जो पुस्तक है उसमें भी संगीत अनूप कॉमन है, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है विलास, संगीत अनूप विलास। ये तीनों की तीनों पुस्तकें हैं किसकी? भाण भट्ट की है। किसके ऊपर आधारित है? उसके ऊपर, अनूप सिंह के ऊपर आधारित है ना। दूसरे दरबारी कवि हुए इनके गांडव भाण, गांडव वीर भाण। इनकी एक पुस्तक थी कुंवर कुंवर अनूप सिंह रिवेल, ठीक है, वेली अलग होती है, वेल अलग होता था। वेल वही नहीं है जो तरती है, तरने वाला नहीं है, ये अनूप सिंह वेल है, ठीक है। ये लिखो, तब तक इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। इनके बाद में दो राजा और आते हैं, ठीक है, उन दो राजाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ लिखना नहीं है अपन को, बस ध्यान रहना चाहिए कि इनके बाद में इनका शासन काल था, ठीक है। आपको मिस ना हो, क्योंकि शासन काल में आप सोचोगे कितने साल का फर्क है, तो वो यहाँ पे कौन था, ये आपके मन में प्रश्न नहीं हो। देखो, कुछ लोग लिखवाते होंगे, कुछ नहीं लिखवाते होंगे, लेकिन अपना तो कर्तव्य ये है कि आप हमें जितना स्नेह दे रहे, जितना प्रेम दे रहे, उस हिसाब से तो हमको जो है सारी चीजें लिखवानी चाहिए, तो उस हिसाब से अपन लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला राजा जो है अपना है स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। अब इसको कुछ ऐसे भी लिख देते हैं स्वरूप सिंह, ठीक है, तो दोनों ही सही है, जो आपको देखने को मिले दोनों के दोनों सही है, तो मैंने दोनों लिख लिए, आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। इनका शासनकाल लिख लेते हैं बस, 2 साल रहा सिर्फ। कितने? 2 वर्ष। 98 में खत्म हुआ था अनूप सिंह का, 98 से 1700 ईस्वी तक, बस इतना ही था, ठीक है। अब इसके बाद में अगले बढ़ते हैं राजा सुजान सिंह, सुजान सिंह। इनका भी शासनकाल लिख लो सिर्फ,
1700 से लेकर 1735, ठीक है, कितना, 1735 तक, यहां तक क्लियर है मामला, लिखो। फिर अपन आगे बढ़े। इसके बाद में आते हैं अपने जोरावर सिंह, उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे अपन, है ना। देखो, ऊपर वाले तो लिख लिए थे, दो ही लिखने थे, ठीक है, फटाफट लिख लिए, चलो आगे बढ़े, क्योंकि अपन को आज अपना बीकानेर पूरा करना है ना। 1 घंटा बचा हुआ है अपने पास, 1 घंटे में वैसे उतना ज्यादा है नहीं मैटर, लेकिन फिर भी वैसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है आपके साथ, सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है, और आपको प्रॉपर टाइम भी दिया जाता है यहाँ पे लिखने के लिए, क्या क्या आपको लिखने के लिए टाइम भी हो। अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फेस वैल्यू, देखो किसी की चीज क्या होती है कि अब फेस वैल्यू होती है, कोई बड़े टीचर होते हैं मान लो, तो उनकी क्या फेस वैल्यू होती है, तो वो कुछ भी पढ़ा के जाए, अगर कम भी पढ़ा के जाएंगे तो लोग सोचते हैं कि वो सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम नहीं कह रहे कि गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो फ्री जो सेवा है उसके वो टैग को हटा दो फिर, ठीक है। आपकी फ्री सेवा दे रहे हो, फ्री सेवा मतलब आप अगर दे रहे हो तो पूरा पढ़ाओ, फिर आधा अधूरा पढ़ा के तो फिर मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ अब एमसीक्यू करा रहे हो, ठीक है, अब मान लो कि मैं एमसीक्यू स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं पहले प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ ना, पूरा आपको कवर करवा रहा हूँ, सारी चीजें आपको प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ वहां पे। तो अगर आपसे डायरेक्ट आके सिर्फ एमसीक्यू ही करवा रहे हैं, तो एमसीक्यू तो कोई भी करवा सकता है, किसी बच्चे को बता दो, ठीक है, उत्तर लिखे हुए होंगे, भाई उत्तर तो एक बार देखेगा तब याद हो जाएगा ना उसको, ठीक है। वो टिक तो करवाना है उसके ऊपर कि हाँ ये पढ़ है, ये ठीक है, ये है, तो इसका आंसर ये है, ठीक है, तीसरा दूसरा है, उसको तो याद तो हो जाएंगे 1-2 बार के अंदर। वो तो कोई बच्चा भी करवा ले, लेकिन जो है कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं ना पढ़, तो वो यहाँ पे जो है थोड़ी अच्छी बात होती है कि अगर कोई कंसेप्ट क्लियर करवा रहा है तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, चाहे मुझसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहिए, अवश्य तो कोई भी करवा सकता है, जैसे कि अपने अभी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, उसके बाद अगर मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो आपका एक तरह से रिवीजन है, वो आपके एक तरह से ये है कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर रहे हैं अभी, तो अगली हेडिंग डालो, जोरावर सिंह। नाम कितना तगड़ा है, जोरावर, जैसे डाकू का नाम हो लेकिन थे राजा भाई साहब, ठीक है। शासनकाल लिख लो, खत्म कहां से हुआ था, 35 में हुआ था, 1735 से लेकर 1746 तक, 1735 से लेकर 1746 तक, ठीक है। बात करूं मैं इनकी, तो इनके शासनकाल में सिर्फ एक युद्ध हुआ था, बाकी कोई खास बात है नहीं, ठीक है। उस युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था, गंगवाणा का युद्ध, कौन सा, गंगवाणा का युद्ध कब हुआ, तो लिखना 1741 ईस्वी में। कहां हुआ, तो ये भी लिख लेना, अजमेर। अब देखना, राजा कहां का है, बीकानेर का, युद्ध किससे लड़ेगा, अभी बता देते हैं किससे लड़ेगा। इधर लिखेंगे अपन बीकानेर, बीकानेर वर्सेस, इधर से राजा आता है जोधपुर का, बीकानेर वर्सेस जोधपुर। इन दोनों रियासतों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, गंगवाना का युद्ध हुआ था, ठीक है। और कहां पे हुआ, तो अजमेर हुआ था। यह चीज जो है आप इंपोर्टेंट करके लिख सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो हो कहां रहा है, अजमेर के अंदर, राजा कहां कहां के, बीकानेर और जोधपुर के। देखो हाईएस्ट चांस क्या होंगे, अगर आपको ये पूछे कि गंगवाना का युद्ध कहां हुआ था, बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये, यह ध्यान रखना, बहुत बार ज्यादा प्रश्न आ चुका है ये, कि गंगवाना का युद्ध कब हुआ था। सन पूछे ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछते कि कहां हुआ था, स्थान पूछ लेता है, तो बीकानेर और जोधपुर के मध्य लड़ा जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ना कि बीकानेर में आपको ऑप्शन दे, तो आप या तो बीकानेर टिक कर दोगे, जोधपुर में ऑप्शन दे तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, मान लो जोधपुर या बीकानेर, इन दोनों में से आप एक करोगे, या फिर आप अगर वहां पे नागौर है, मान लो कि नागौर दे दिया, तो आप हो सकता है नागौर पे इन तीनों में स्टिक कर दो। अब वहां पे मान लो कि एक अजमेर दे दे, ठीक है, और या फिर ऑप्शन में आपको इन दोनों में से नागौर ने देखिए जयपुर भी दे सकता है, ठीक है। जयपुर क्यों दे सकता है अभी बात करता हूं मैं, देखो बताता हूँ। जो बीकानेर की तरफ से कौन लड़ने आया था, जोरावर सिंह, अभी लिखना, जोरावर सिंह, ठीक है। और जोधपुर की तरफ से आए थे अभय सिंह, समकालीन थे, शासनकाल मिला लो बोले, अभय सिंह कौन, अभय सिंह। अब अभय सिंह
जो है थोड़ा उस समय स्ट्रॉन्ग था, और जोरावर सिंह जब था तब उस समय बीकानेर की थोड़ी सी हालत खराब थी, मतलब कि स्थितियां थोड़ी सी खराब थी उस समय, तो ऐसे स्थिति थी नहीं कि वो युद्ध लड़ सके। तो अभय सिंह ने क्या किया, अभय सिंह ने आके बीकानेर के जो किला था या गढ़ था, तो उसके चारों तरफ आके डेरा डाल दिया। अब किले विले की दरवाजे वरवाजे बंद करवा लिए जोरावर सिंह ने, लेकिन अब मदद करे तो बाहर जाए तो जाए कैसे, ठीक है, युद्ध लड़ने की स्थिति है नहीं, तो किसी की सहायता चाहिए। तो पत्र लिखा किसको, सवाई जय सिंह को। कहाँ के राजा, आमेर के राजा, क्योंकि सवाई जय सिंह के अपने अभय सिंह की नहीं बनती थी, पढ़ा था, लड़ पड़े थे हुडा सम्मेलन के अंदर, पढ़ा था ना, वहां पे आपा थापा हो गई थी, ठीक है। इतने अब इतने जोधपुरन इतने वो आमेर वो वाला आपने कहावत सुनी होगी, ठीक है, आपा थापा वाली, तो यहाँ पे झापड़े वापड़े में चल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अभय सिंह के सवाई जय सिंह के बनती नहीं थी, तो जोरावर सिंह ने भेजा। अब जो लोग गए थे ना वहां पे मदद के लिए, तो उनको कहा कि तुम्हारे तो वो दाढ़ी वाली डोकरी है ना, रुकाड़ी करने वाली, तुमने ही तो कहा था कि जोधपुर से सवाया बाजेगा कौन, बीकाना। तो जोधपुर वाले अटैक कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, अगर तुम सवाई हो तो लड़ लो हमारे पास पे। जब सवाई जय सिंह ने ये बात कही, तो उन्होंने कहा देख भाई, मदद नहीं करनी है तो मत कर, लेकिन तू अपने जो है हमारी देवी है, करणी माता है, उनके ऊपर तोल क्यों कस रहा है। तो वहां से वापस आ जाते हैं। जोरावर सिंह को ये जानकारी देते हैं कि भाई ये कहा है उन्होंने, तो मतलब कुल मिला के मदद से मना ही कर दिया है। तो वो एक दिन मतलब कि जब गेट बंद थे, डेरा डाला हुआ था बाहर अभय सिंह का, वो एक दिन किले के खिड़की में बैठे बैठे सोच रहे थे कि करणी माता क्या कर रही है। अभी भी आप देखना कि जब जब भी करणी माता की देशनों के अंदर आरती होती है, ऐसे भी आपको मिल जाएंगे चील उड़ते हुए, लेकिन जब भी आरती होती है उस समय 100% आपको वहां पे चील उड़ते हुए दिखेंगे, ठीक है। उस मंदिर के ऊपर परिक्रमा करते हुए या कुछ इस प्रकार से घूमते हुए चक्कर लगाते हुए, ठीक है, राउंड करते हुए आपको चील दिख जाएंगे वहां पर, जब भी आरती होती है, जब भी, हर रोज। वैसे भी आपको मतलब कि ये आम दिख जाएंगे, वो तो आम सी बात है, लेकिन वहां पे जो है जब आरती होती है तो उस समय तो 100% दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो चील को देख के कहता है कि करणी माता, या तो तू विदेश चली गई है या फिर तेरे में शक्तियां नहीं रही, तू बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है, दाढ़ी वाली माता, तू बूढ़ी हो चुकी है, तेरे में कोई दम नहीं कि वो तेरे रहते हुए बीकानेर पे हाथ चले। तूने कहा था सवाई बाजेगा, कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तेरे होते हुए भाई साहब ये यहाँ पे अभय सिंह आ गया, इसने डेरा डाल लिया, और आज ऐसी स्थितियां है कि कुछ दिनों तक अगर दरवाजे नहीं खोले या युद्ध नहीं किया, तो युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे, दरवाजे खोले नहीं खोले तो यही मर जाएंगे, ठीक है, भूखे पेशे। तो वहीं से जो अमेरवाड़ा सवाई जय सिंह था, पता नहीं रात के सोते सोते के क्या जची, सुबह उठा, सेना ली और अभय सिंह के ऊपर आक्रमण, उधर से जोधपुर के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो इधर से कौन है, अभय सिंह चप्पलें लेके भागा, बिना चप्पलें यही छोड़ के चला गया, मत गया चप्पलें वप्पलें सब यही छोड़ के चला गया जोधपुर की, जोधपुर को बचाओ भाई। तो ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था, ठीक है। तो जो युद्ध हुआ था वो हुआ था अजमेर में, ठीक है। अब राजा किसने मदद की थी, सवाई जय सिंह ने। कहाँ का था, आमेर का था। तो जयपुर अगर आ जाए तो वहां पे जयपुर में टिक नहीं करना है, कौन सा टिक करना है, अजमेर टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना मदद, मदद किसने की थी, तो की थी सवाई जय सिंह, लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो जयपुर। अब जब दोनों इतनी बढ़िया मतलब कि एक बड़ी शक्ति मिल रही है, सवाई जय सिंह मिल रहा है, तो यहाँ पे जीत हो ही जाएगी, तो इन दोनों की क्या होगी, इसके अंदर जीत होगी, ठीक है, लिख लेना जीत, है ना। लिखो यहाँ तक। इनके बाद में जो है चलो इसके साथ साथ एक लिख लो, इनके आगे बाद में राजा बने थे, मैंने कहा था जिसको माही मराठी की उपाधि दी गई थी, कौन, गज सिंह, ठीक है। वो गज सिंह की भी कुछ खास बात है नहीं, तो सिर्फ नाम नाम लिख लो, गज सिंह। शासनकाल जहां से इनका खत्म होगा वहीं से इनका शुरू होगा, ऐसी बात, ठीक है। 46 से लेकर 87 तक, 1787 तक शासनकाल अच्छा खासा रहा, लेकिन बस कुछ नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, वापस अगर कॉपी भरना चाहो तो आप माही मराठी की उपाधि, ठीक है, लिख लेना, बस इतनी सी है और बाकी कुछ है नहीं गज सिंह के अंदर, लिखो फटाफट से। उसके बाद जो है अपने सूरत सिंह, सूरत सिंह के आपने किसी सुन नहीं रखे होंगे, नहीं सुने हो, तभी हम सुना देंगे सारी सारी कहानी आपको, है ना। लिखो यहाँ तक फटाफट से, थोड़ी सी तेज रखना आज, ठीक है, बाकी दिन तो चलते रहता, मैं रोज कहता जरूर हूँ कि फटाफट लिखो,
लेकिन आराम से लिखते हो, मैं पूरा टाइम देता हूँ, लेकिन आज सच में थोड़ा फटाफट ही लिखेंगे, ठीक है, समझेंगे पूरा, लेकिन लिखने में थोड़ी जल्दी लिखेंगे तो समझने का अपन को टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो लिखो, हट जाता हूँ मैं, लिख लो। लिख लिया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं, बस है। चलो आगे बढ़े। अगली हेडिंग डालो, सूरत सिंह। सूरत सिंह खत्म कहाँ हुआ था? 1787 में, तो इनका 1787 से स्टार्ट हो गया, 1828 तक इनका शासनकाल था, ठीक है ना। अब इनके शासनकाल में हुआ क्या था? तो इनके शासनकाल में भाटी आक्रमण कर रहे थे, तो भाटी आक्रमण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार ये भाटी इतने ज्यादा आक्रमण कर क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये भटनेर है ना, तो भटनेर उनको ऐसा लगता है कि उनके नाम में बसा हुआ है, इसलिए ये ज्यादा आते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भटनेर पे आक्रमण करो, और भटनेर का नाम बदल के कर दो हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ क्यों किया? क्योंकि उस दिन क्या था? मंगलवार था, क्या ये मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, तो हनुमानगढ़ कर दो। ये मजाक में बात नहीं है, ये सच्ची बात है। हनुमानगढ़ नाम रखने के ऊपर कोई दूसरा तर्क नहीं है, उस दिन मंगलवार था, इसी वजह से क्या रख दिया नाम, हनुमानगढ़, है ना। देखो ये चीज, कब किया आक्रमण? तो 1805 ईस्वी में, 1805 में भटनेर पर अधिकार करके उसका नाम बदलकर, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया, लिखना, नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया, है ना। और इसके बाद में क्या हुआ? देखो, एक आपने युद्ध पढ़ा होगा इन्हीं के शासनकाल में, याद करो, मैंने पढ़ा है, नहीं मैंने नहीं पढ़ाया था, मतलब आगे पढ़ाऊंगा मैं। जगत सिंह घिंगोली का युद्ध मैंने आपको बताया था ना, एक कहा मारवाड़ के अंदर बताया था मैंने, मेवाड़ के अंदर घिंगोली का युद्ध, ठीक है। उस घिंगोली के युद्ध किसके, घिंगोली का युद्ध हुआ था, तो घिंगोली के युद्ध के अंदर मैंने पढ़ाया था किस किस की मध्य होता था। आमेर के कौन लड़े थे? जगत सिंह लड़े थे, और सहायता किसने की थी? सूरत सिंह ने की थी, ठीक है। तो ये चीज लिखेंगे हम, घिंगोली के युद्ध में, घिंगोली के युद्ध में जयपुर के राजा जगत सिंह की, जयपुर के राजा जगत सिंह, सन में लिखना चाहो तो लिख लेना, घिंगोली का युद्ध यहाँ पे साथ की सहायता की,
हालांकि मैं लिखवा चुका हूँ पहले, ठीक है, मैंने पढ़ाया था तब, ठीक है। आगे बात आती है एक, ये यहाँ तक लिख लिया हो, ठीक है, नहीं लिखा तो बाद में लिखना, बोर्ड पे देखो। पढ़ा होगा आपने, चांदी के घोड़े चले थे चूरू के, ठीक है, वो कहानी यहीं से है। हुआ क्या कि कुछ बात बिगड़ गई थी। कैसे बिगड़ी? तो चूरू का सामान था, मतलब कि चूरू, आप सोच रहे हैं कि चूरू का सामान था तो लड़ाई कैसे हुई थी, मैं बता देता हूँ। अभी फिलहाल वाला जो बीकानेर है, क्या है बीकानेर, ये बीकानेर है। आपको लगता है अभी ये जो जिला है उतना ही जिला नहीं था पहले। पहले बीकानेर की जो रियासत, मतलब की जो सीमाएं है उधर पाकिस्तान से लगती थी। इधर मान लो पाकिस्तान, ऊपर देखे तो हरियाणा, इधर मान लो चूरू से भी आगे कहां तक है, चूरू, और इधर सीमाएं देखोगे तो जोधपुर। तो इतनी बड़ी रियासत थी ये, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इतनी बड़ी रियासत थी ये, कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अमरकोट या कुछ ऐसी जगह पड़ती है, ठीक है, पता नहीं। तो वहां पे जो है, वहां वहां सीमा कौन सी लग रही है आपको, ज्योग्राफी वाले मतलब ऐसा सर आपको अच्छे से बता पाएंगे। वहां जगह पड़ी है, वहां तक सीमा किसकी लगती थी, बीकानेर की। इधर हरियाणा के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां तक बीकानेर, चूरू, ठीक है, इसके अंडर आता था, चूरू अंडर आता था, चूरू तक सीमा नहीं, चूरू तो मैं कहता हूँ चूरू अंडर आता था किसके, बीकानेर के अंदर। और जो जोधपुर और बीकानेर की तो सीमा लगती थी, आपको पता ही, ठीक है। इन दोनों की क्या, तो सोचो बीकानेर कितना बड़ा था उस समय, इतना जो अभी आप बीकानेर का एक छोटा सा जिले के रूप में रूप देखते हैं, ठीक है, वो रूप नहीं है उसका, मतलब उतना ही मैप नहीं है, बहुत बड़ा विस्तार था उसका। तो जो चूरू का सामन था कौन, शिवजी सिंह। कुछ लोग शिवजी लिख देते हैं, वो शिवजी, कुछ शिवजी अच्छा नहीं लगता तो इसलिए वो शिवजी लिख देते हैं, लेकिन है शिवजी, ठीक है ना, क्या है, शिवजी, शिवजी जी, मतलब या फिर आप सकते हैं शिवजी सिंह। तो कहते हैं कि जो शिवजी सिंह है, उसका मतलब कि उसके जो पिताजी थे, यानी उसका बाप था, उसने कभी उसका मुंडा नहीं देखा। मतलब जो शिवजी सिंह था, उसके पिता ने कभी भी शिवजी सिंह का मुंह नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? तो कहा कि जब शिवजी सिंह की जब जन्म हुआ था, शिवजी सिंह का जन्म हुआ था, तब उनके मुंह में जन्म के समय ही 32 दांत थे। तो उन्होंने कहा ये तो राक्षस है भाई साहब, ठीक है, तो ननियाल भेज दिया। तो वही ननियाल ही रहे थे, और इनकी पिता की मृत्यु के बाद ननियाल से लाके इनको राजा बनाया, मतलब कि सामंत बनाया था वहां का, है ना। तो जब सामंत बनाया तो शिवजी खान एकदम आदि मानव टाइप था, मैंने कहा था, जन्म से ही 32 दांत थे, एकदम खूंखार आदमी था। तो उसने कहा कि कौन है भाई ये अपना सूरज सिंह, कौन है, कौन सूरज सिंह, अपन यहाँ के राजा अपन ही है। तो चूरू पे जो है उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ के राजा अपन ही है, ठीक है। सूरज सिंह ने कहा ऐसा, 9 नंबर की चप्पल आती है अपने, ठीक है। तो आक्रमण किया, आक्रमण तो कर दिया, वहां गए भाई साहब उनके तोपे, तोपे से बरसात करने लगे, तोपे से बरसात करने लगे तो हानि हुई। एक समय ऐसा आ गया कि भाई साहब ऐसी हालत हो गई थी कि सूरज सिंह हारने वाली थी, सूरज सिंह की सेना हारने वाली थी। बीकानेर को चूरू जो है एक तरफ हरा रहा था। जैसे कि कल मैच देखा होगा आपने, कल परसों पाकिस्तान हरा रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया को, 2 विकेट से जीता था। अंतिम में पेंट कमिंस ने आके कुछ 30-35 रन बनाए थे ना। तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि करे तो करे क्या। तो उसी समय क्या हुआ, चूरू के पास खत्म हो गए क्या, घोड़े। जब घोड़े खत्म हो गए तो उन्होंने फिर जो अपनी धातुएं थी, तांबा, कांसा, लोहा, ठीक है, लोहे से तो पहले पहले दाग रहे थे, लेकिन जो भी कुछ और धातुएं बची हुई थी उनसे दागने शुरू किए। अब वो भी खत्म। अब जब खत्म हो गए, कुछ देर लगी, तो उनको लगा कि सूरज सिंह को लगा देखो खत्म हो चुके हैं। फिर एकदम से देखा कि अरे चांदी के घोड़े आने लगे। तब अनूप सिंह सूरज सिंह को ये समझ में आया, देखो पहले लोहे के आ रहे थे, मतलब कि क्या है, बारूद के आ रहे थे, इसका मतलब पहले उनके पास तोप के घोड़े ज्यादा थे। फिर तांबे तांबे कांसी के आने लगे, मतलब कि थोड़ा सा सोर्स कम हुए, घोड़े कम हुए, इसका मतलब तांबे कांसी के आने लगे। अब सिर्फ चांदी के आ रहे थे, चांदी के कितने दाग देंगे, 10, 20, 100, 50, 150, 200, हद मार के, ठीक है, इतने दागेंगे। सोने के दाग देंगे उसके बाद 1, 2, 10, 15, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो खत्म हो जाएंगे। तो एक काम करो, थोड़े दूर छुप के रह जाओ, घोड़े दागते जाएंगे, दागते जाएंगे, जब खत्म हो तब आक्रमण करेंगे। तो जैसे ही उनके घोड़े दागे गए, फिर खत्म हुए, तो उसके बाद आक्रमण किए, और उसके बाद जो है सूरज सिंह की सेना क्या कर जाती है, जीत जाती है बीकानेर, उस पर अधिकार कर लेता है, किस पे, चूरू पे, हरा देता है किसको, शिवजी सिंह को, है ना। ये चीजें अपन लिखेंगे। तो यहीं पे जो है अपने क्या हुए थे, चांदी के गोले दागे गए थे। वो आपको जो आप पढ़ते हो कहीं पे, आप कहां पर, कल्चर के अंदर, चूरू का जब आप किला पढ़ोगे तब आपको सर बताएंगे, यानी मैं ही बताऊंगा, सर तो क्या बताएंगे, मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, कल्चर तो बताऊंगा वहां पे थोड़ा अच्छे से बताएंगे, लेकिन ना 1814 में चूरू पर आक्रमण किया, चूरू पर आक्रमण किया। उस समय
चूरू का सामंत शिवजी सिंह था। अब ये बात नहीं लिखनी कि जन्म के टाइम में उसके 32 दांत है, ठीक है ना, ये सिर्फ बताने की चीज होती है, लिखवाएंगे नहीं है तो लिखना। इस युद्ध में चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए थे, है ना। अब ये तो हो गया, युद्ध खत्म हो गया। इसके बाद जो है बीकानेर के ऊपर सूरज सिंह के शासन काल में मराठा सेनापति था एक, कौन, जॉर्ज थॉमस, भाई जॉर्ज थॉमस, जिसकी पुस्तक है वो कुछ द मिलिट्री वॉरियर्स कुछ ऐसी, मतलब मारवाड़ है ना, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि राजस्थानी जो शब्द मिलता है अपन को, आप परिचय पढ़ोगे, सर ने पढ़ाया होगा आपको ज्योग्राफी के अंदर, राजस्थान का परिचय मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, जब भी पहले पढ़ाया, अभी भी पढ़ाई थी हिस्ट्री, तो मैंने कभी नहीं पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि देखो मैं पढ़ाऊंगा, फिर जोग्राफी वाले सर अलग पढ़ाएंगे, कुछ एक दो वर्ड अगर अलग या गलत हो गए, ठीक है, तो वहां पे गड़बड़ हो सकता है, तो एक ही टीचर पढ़ाएंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे वो, और अच्छे से समझ में भी आपको आएगा, ठीक है। अब जाके वापस उनकी देख लेना, शुरू वाली क्लास देख लेना, वहां पे उन्होंने बताया होगा। तो वहां से जो है ये जॉर्ज थॉमस है, वही जॉर्ज थॉमस है जिसकी पुस्तक से अपन को क्या मिलती है, राजस्थानी शब्द अपन को मिलता है ना। आगे लिखना। तो उसने क्या किया, बीकानेर के ऊपर 2 बार आक्रमण किया था, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। मराठा सेनापति जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 आक्रमण किए। बेसिकली जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के अंदर 4 आक्रमण किए थे, एक जोधपुर पे, 2 बीकानेर पे, एक और आमेर पे, ठीक है ना, याद रखना, आमेर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। लिखना आगे। 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली, भाग गए थे मराठों से, तब संधि करेंगे तो संधि कर ले, ठीक है, इतना लिखो। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे रतन सिंह, लिखो फटाफट से, हट जाऊं मैं, लिख लो इतना, फटाफट से लिख लो। खूब टाइम बढ़ा है वैसे तो अपने पास, अगर अपन 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, वैसे भी अपने पास अभी तो 15-20 मिनट तो है, तो अपना जो रतन सिंह है वो तो खत्म हो जाएगा, और बाकी इसके बाद में गंगा सिंह है, तो अपन जो एक्स्ट्रा टाइम लेंगे 15-20 मिनट का, तो उसके अंदर गंगा सिंह भी अपने हो जाएंगे, ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अपन को। जैसे अपन रोज पढ़ाते हैं उसी प्रकार से पढ़ाया है आज भी। 3 क्लासों के अंदर ही बीकानेर खत्म हो गया है, 3 ही नहीं है। वे अपन, मैंने कहा था कि जब अपन मेवाड़ पढ़ेंगे तो मेवाड़ के अंदर बहुत ज्यादा चीजें जो है वहीं पढ़ लेंगे। जैसे लूणकरण है, तो लूणकरण अपन ने, लूणकरण की जो पुत्री थी, ठीक है, उसके बारे में कहाँ पढ़ लिया था अपन ने, मारवाड़ के अंदर ही पढ़ लिया था, ठीक है।
बीका की कुछ बातें थी बहुत सारी, जो है हमने मारवाड़ के अंदर पढ़ ली थी। राव जेतसी था, कल्याणमल था, उसकी बातें पढ़ ली थी हमने। राय सिंह की बातें पढ़ ली थी। तो मतलब कि वहां पे कुल मिला के 1 से 1.5 क्लास का मैटर जो है अपन ने वही कवर कर लिया था ना। अगर यहाँ पे वापस लिखवाएंगे पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने रीजन वैसे मैंने बताया सारी चीजें कि क्या क्या हुआ था, कब कब हुआ था, मैंने चीजें बता दी थी, है ना। तो यहाँ तक लिख लिया होगा, ये मैटर क्लियर है। क्लियर, सब कुछ इतना समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे हेडिंग डालो। सूरज सिंह के बाद रतन सिंह। वही रतन सिंह जिसको माही मेरातिब की उपाधि दी गई थी। किस किस को दी गई थी? 3 जनों को दी गई है। आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि माही मेरातिब की उपाधि निम्न में से किसे नहीं दी गई है? 3 जनों को दी गई है। किस किस को? अनूप सिंह को, गज सिंह को और रतन सिंह को। ठीक है, एक आपको ऑप्शन में मान लो सूरज सिंह दे दिया, या फिर सुजान सिंह दे दिया, स्वरूप सिंह दे दिया, या फिर मान लो कि गंगा सिंह दे दिया। आप कोई भी दे सकता है, राव बीका दे सकता है, कोई भी दे सकता है आपको शासनकाल में समकालीन। या आपको फिर पूछ सकता है कि इनमें से किसको नहीं दी, तो एक को नहीं दी थी। तो ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जहां पे 3 चीजें होती है वहां पे चौथी डाल के आपको पूछ सकता है इनमें से कोई कुछ ये है नहीं। ठीक है, क्या नहीं है? वो नहीं वाला जो प्रश्न है, जब 3 चीजें होती है और एक नहीं होती है, ठीक है, उसमें प्रश्न आ जाता है। तो लिखना आगे हेडिंग डालना रतन सिंह। वापस नहीं लिखवाऊंगा मैं यहाँ पे कि वो उपाधि है, ठीक है, आप समझ आना बस, रतन सिंह। शासनकाल बताओ, शासनकाल कहां से कहां तक रहा होगा? ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो। 1828 से लेकर 1851, है ना। समझ में आ गया इतने बात? ठीक है, चलो आगे चले थे। क्या है इनके? तो इनके शासनकाल में एक युद्ध हुआ था 2 रियासतों के बीच में। कौन सा? वाणसपीर का युद्ध। कौन सा? वाणसपीर का युद्ध। कब? 1829 ईस्वी में। किस किस के मध्य? जैसलमेर और बीकानेर के बीच। दोनों रियासतें लड़ पड़ी थी आपस में किसी बात की वजह से। ठीक है, अब क्यों लड़ पड़ी थी वो कारण सारे अपन बता देंगे अभी। जैसलमेर की तरफ से आए थे लड़ने गज सिंह। ठीक है, कौन आए थे? गज सिंह। बीकानेर की तरफ से कौन है अभी? अपने रतन सिंह। कौन है? रतन सिंह। लेकिन इसके अंदर जो है रतन सिंह की हार हो जाती है, यानी जीत किसकी हो जाती है? अपने गज सिंह की। लिख लेना, जीत किसकी? गज सिंह की इसके अंदर जीत हो जाती है। ये जो युद्ध है, कौन सा युद्ध? वाणसपीर का युद्ध। ठीक है, ये वाणसपीर का जो युद्ध है वो अंतिम 2 रियासतों के बीच में जो है अंतिम युद्ध था। इसके बाद जो है कभी भी 2 रियासतों के बीच में युद्ध नहीं हुआ था। 1818 में संधि कर ली थी, लगभग लगभग 1718 के अंदर सारी रियासतों ने संधि कर ली थी। लेकिन फिर भी, क्योंकि देखो अंग्रेज क्या है कि मान लो कि इधर से जैसलमेर ने भी संधि कर रखी थी ना, 17 या 18 के अंदर कर ली थी। ठीक है, युद्धवंशी थे तो उन्होंने कर भी थे, हरबख्श पाल, है ना, तो उन्होंने संधि कर ली थी। तो इसके बाद में क्या है कि उधर भी संधि कर रखी है, इधर भी कर रखी है। तो जब दोनों संधि कर ली है तो इधर से लड़ने वाले भी अंग्रेज, उधर से लड़ने वाले भी अंग्रेज। तो अंग्रेज इतने गहले थोड़ी है कि दोनों अपनी अपनी सेना लड़ा दे। ठीक है, तो उनको समझा देते थे, समझौता करवा देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा मामला बिगड़ गया, और अंग्रेजों से संधि होने के बाद भी दोनों रियासतें आपस में ही लड़ पड़ी। ठीक है, अंग्रेज जब संधि करते थे तो ये कहते थे कि आपके जो बाहरी मैटर है वो हम संभालेंगे, और आप अंडर वाले जो मैटर है, मतलब जो टैक्स वैक्स जो भी सारी नीति वीति आप संभाल लो। युद्ध युद्ध के मतलब बाहरी मैटर कुल मिला के क्या है कि युद्ध ही करना किसी से। ठीक है, वही है, संधि करना या युद्ध करना वो हम संभाल लेंगे। ठीक है, इतना सा काम। तो युद्ध तो वो करते नहीं थे, अपनी सेना को इधर से लड़ने वाला अंग्रेज, इधर से अंग्रेज, तो दोनों अंग्रेजों को लड़ा के अपनी सेना तो मरवाना नहीं चाहते। तो यहाँ पे लड़ गई, तो इनके बीच में संधि करवाई। किसके बीच में? जैसलमेर और बीकानेर के मध्य। किसने? तो अपने जो मेवाड़ वाले जवान सिंह थे उन्होंने करवाई थी। ठीक, किसके नेतृत्व में? एक तो जवान सिंह और एक है ट्रेवेलियन। ठीक है, कौन था? ट्रेवेलियन था अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने की थी। ठीक है, लिखो। यह 2 रियासतों के मध्य अंतिम युद्ध था। लिखना।
इनके मध्य मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा जवान सिंह। क्योंकि जवान सिंह मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जवान सिंह के होने की वजह से, मेवाड़ महाराणा थे, जो मेवाड़ के महाराणा थे उस समय, कोई भी होता तो उसका क्या था, प्रभाव ज्यादा था, ठीक है ना। इसी वजह से मेवाड़ महाराणा को इसमें इन्वॉल्व किया। मेवाड़ महाराणा जवान सिंह तथा अंग्रेज अधिकारी, क्योंकि अंग्रेजों ने करवाई थी तो अंग्रेज अधिकारी भी चाहिए, तो अंग्रेज अधिकारी। ट्रेविलियन ने कब करवाई थी, तो 1835 ईस्वी में, 1835 में संधि करवा दी थी। लिख लो इसको फटाफट से, जो चीजें लिखी हुई है इसकी जानकारी भी मिलती है कौन सी पुस्तक से, वो बता दूंगा मैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी लिखने की जगह नहीं है अपने पास, तो फटाफट यहाँ तक लिख लो अपने। जो अपना बोइला भाई है, ठीक है, अपन, मैं कहता हूँ उसको बोइला, नाम बोइला नहीं, लेकिन उसकी जो पुस्तक है उसके अंदर अपन को जानकारी मिलती है, ठीक है। तो वो लिखवा दूंगा अभी। सबसे पहले यहाँ तक लिख लो, क्योंकि इनके जो दरबारी विद्वान है, उनकी भी कुछ पुस्तकें लिखनी है अपन को, तो एक साथ लिख लेंगे। आप फटाफट यहाँ तक लिख लो। वानस्पीर का युद्ध हुआ कब, 1829 ईस्वी के अंदर। जैसलमेर और बीकानेर के मध्य, जैसलमेर से कौन आया, तो कौन आया, गज सिंह, और बीकानेर से, बीकानेर से रतन सिंह, है ना। तो इसके अंदर गज सिंह की जीत हो जाती है। दो रियासतों के मध्य अंतिम युद्ध था ये। और संधि कौन करवा देता है, जवान सिंह मेवाड़ के महाराणा और ट्रेवेलियन अंग्रेज अधिकारी, है ना। तो ये लिख लेना 1835 ईस्वी के अंदर, लिखो फटाफट से लिखो। टाइम ज्यादा हो गया क्या, नहीं अभी तो। लिख लिया, चलो आगे बढ़े। लिखना। उस जो पुस्तक, जो संधि हुई थी, वो जानकारी कहाँ से मिलती है, मैंने कहा था बाइला भाई यानी कि बोइलो, लिखना इसकी जानकारी। बोइलो की पुस्तक से मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है, बोइलो की पुस्तक से, ठीक है। आगे लिखना, सही डालू ना मैं, इससे पहले आप लिखो, यहाँ तक लिखो फटाफट। इन्होंने क्या किया था, गया के अंदर गए थे ये, ठीक है, अभी बता दूंगा कहाँ है, बताता हूँ, अभी यहाँ तक लिखो ताकि मजा बाद में आएगा। सही डाल लूँ मैं, लिखो ये। ना, लिख ली, चलो।
अच्छा, ये अगर आपको लगे कि बोयलो कौन था, तो बोयलो जो है लेफ्टिनेंट कर्नल था, लिखना। लेफ्टिनेंट बोयलो है ना, लिखना चाहो तो लिख लेना। अब आगे लिखना 1837 ईस्वी में, 1837 में बोध या फिर गया, गया लिखो। गया बिहार में जगह पड़ती है, सबको पता है, ठीक है। पहले अपने जो है पूर्वजों के जो अस्थि हैं वो यहीं पे, अपन जो पिंडदान है वो यहीं करते थे ना। आजकल जो हरिद्वार में करने लगे हैं, गया में। कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। ये गया में गए थे वहां पे, तो सब राजाओं को साथ लेके गए थे, कुछ राजाओं को। तो उनको कहा कि जो बीकानेर राजा थे, उनके सामंत थे, उनको कहा कि तुम ये सौगन खाओ, गंगा माता को जड़ में हाथ में लेके, गंगा वहीं से बहती, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सौगन खाओ कि तुम्हारे राज्य में, या तुम्हारे जो तुम सामंत हो, जितने भी तुम सामंतों के जितने अंदर जागीरें आती है, रियासत आती है, तुम्हारी रियासत के अंदर क्या नहीं होंगे, कन्यावध नहीं होने चाहिए, ये तुम कसम खाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कसम दी थी सबको, किसके अंदर, गया के अंदर। अब हुआ तो बीकानेर के अंदर था, लेकिन सबको कसम कहा दी थी अपने बीकानेर उसके अंदर, गया के अंदर, ठीक है। तो गया के अंदर इन्होंने प्रतिबंध लगाए थे, गया के अंदर थे तब प्रतिबंध लगाया, इसलिए क्या कहते हैं, गया, गया के अंदर कन्यावध के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने जो है रत्न बिहारी मंदिर बनवाया था बीकानेर के अंदर, लिखना। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर बनवाया था। आपको पता ही होगा, ठीक है, ज्यादा जानकारी आप रखते हो, पहले पढ़ चुके हो। तो ये जो मंदिर है वो किसका है, वल्लभ संप्रदाय का है। तो लिखना बीकानेर में रत्न बिहारी मंदिर बनवाया, बनाया, जो कि वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय एक मिनट, संप्रदाय का मंदिर है। किसका मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है ना। इतनी बातें क्लियर। चलो आगे लिखते हैं अपन इनके दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान एक मात्र है, ठीक है। कौन से, वैसे तो बहुत है लेकिन प्रसिद्ध है, कौन से है, दयाल राय। इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी, बीकानेर बीकानेर रे राठौड़ो, बीकानेर रे राठौड़ी, राठौड़ोरी ख्यात, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ खास बात क्या है कि ये क्या थी, अंतिम ख्यात थी, अंतिम ख्यात। इसके अलावा जितनी भी ख्यातें होती थी, जैसे कि कोई अगर बीकानेर वाला लिख रहा है तो बीकानेर की होती थी, मारवाड़ वाला जो लिखता था मारवाड़ की जानकारी होती थी। लेकिन इसके अंदर बीकानेर मारवाड़ दोनों की जानकारियां थी, ठीक है। तो लिखना इसमें बीकानेर तथा मारवाड़ दोनों, मारवाड़ के राठौड़ों की जानकारियां, जानकारियां है ना। चलो यहां तक लिख लो। इसके बाद में अपने पास गंगा सिंह, लिख लिया। चलो आगे बढ़े, हेडिंग डालो गंगा सिंह।
महाराजा गंगा सिंह। शासनकाल 1887 लेकर 1943 तक, है ना। चलो आगे बढ़े, बात करूं इनकी, तो एक चीन के अंदर एक विद्रोह हुआ था, कौन सा, बॉक्सर विद्रोह। आपने पढ़ा होगा, अगर इंडियन इंडियन नहीं सॉरी, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, तो पढ़ा होगा, वहां पे आपने सुना हो, अगर टेंथ तक, टेंथ में भी आता है, नाइन्थ में भी आता है, इलेवंथ में अगर आपने आर्ट्स लियो तो वहां पे जरूर पढ़ा होगा, इलेवंथ के अंदर, है ना। बॉक्सर विद्रोह हुआ था, तो उस बॉक्सर मतलब जो लड़ने वाले थे ना, मुक्के ठोकने वाले, वही बॉक्सर, है ना। बॉक्सरों ने विद्रोह कर दिया था। अब भाई साहब यार, अंग्रेजों को एक मुक्का मारे अंग्रेज ढेर वहीं पे, तो करे क्या, तो वहां पे परेशान हो गए। तो एक दिन बात कर रहे थे गंगा सिंह जी, अंग्रेज अधिकारी थे कुछ। गंगा सिंह जी क्या है, अंग्रेजों से बहुत अच्छी बनती थी, कैसे, अभी जब सारे सारे गंगा सिंह जी के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, तब आपको ये जानकारी मिल जाएगी गंगा सिंह जी की जो है अंग्रेज अधिकारियों से कितनी मिलती थी, या ब्रिटिश सरकार से कितनी ज्यादा बनती थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या हुआ कि शाम को बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये दुख ही खत्म नहीं होता था। क्या दुख है कि वो बॉक्सरों ने, जो चीन वाले बॉक्सर, उन्होंने कर दिया यार विद्रोह। तो क्या कि फिर क्या वो दमन नहीं किया उसका। उन्होंने कहा दमन कैसे करे, वो तो बॉक्सर है, ठीक है, सारे सारे जितने भी बॉक्सर है वो उतर चुके हैं सड़कों पे, रोडों पे, और अपन को तो धो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपसे नहीं लड़ा जा रहा है तो मैं लड़ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा आप कैसे लड़ोगे, कि हमारे भाई साहब यहाँ पे 6-6 फुट 7-7 फुट के आदमी है, दो को भेजेंगे, चीन के है ही कितने, इतने छोटे छोटे होते हैं, दो को खाक में गाल के मार देंगे अपने वाले तो, ठीक है भाई, मेरे जैसे आदमी हो तो दो को तो खाक में गाल के मार दे चीन वालों को। तो उन्होंने कहा ठीक है भेजो। तो यहाँ पे गए और क्या किया, बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था उसका दमन किया था। तो लिखना, चीन में, चीन में बॉक्सर विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह का दमन किया। अब दमन किया तो अंग्रेज राजी। अंग्रेजों ने क्या किया, कि अंग्रेजों ने किया भाई साहब, इनको एक पदक दे दिया, कौन सा, चीन युद्ध पदक। अब ये मत पूछ रहे कि पदक का क्या नाम है, पदक जो है आपको इनको अवार्ड दिया गया, उस अवार्ड का नाम ही था चीन वॉर अवार्ड, ठीक है, चीन वॉर अवार्ड, हाँ यही है, चीन युद्ध पदक, लिखना। अंग्रेजों ने इनको चीन, चलो अगर ये हुआ कब था, ये कि सन पूछे तो लिख लेना 1899 ईस्वी के अंदर, है ना। मान लो आपको डेट भी पूछ ले, बॉक्सर जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था, ये इससे रिलेटेड है थोड़ा सा, ये दमन कब किया था, कौन सी सन के अंदर किया था, अगर पूछ ले तो ये ईस्वी ध्यान रख लेना बस। अंग्रेजों ने इनको चीन युद्ध पदक, युद्ध पदक दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, कि आपको ये सन अगर याद हो तो आपको पता होगा, इस सन में 1899 सन, यानी 1899 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, राजस्थान के अंदर पड़ा था अकाल, कौन सा, छपनिया अकाल। अब आपको छपनिया अकाल से क्या रिलेटेड है यहाँ पे, तो छपनिया अकाल अगर आप इसके अंदर विक्रम संवत के 57 वर्ष अगर जोड़ दोगे, ठीक है, अगर 57 वर्ष जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1956। जो बाणी है ना, वो मेरी बात से रिलेट करेंगे, जिनके जो कोई बाणी है आपके दोस्त है तो उनसे पूछ लेना, जो उनके बही खाते होते हैं, ठीक है, उनके अंदर पेज नंबर 56 नहीं होता, क्योंकि हम 56 को इतना ज्यादा शुभ मानते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से जर्मनी के अंदर, ठीक है, जापान के अंदर, सॉरी जर्मनी नहीं, जापान के अंदर 4 नंबर कभी भी नहीं होता, कहीं पर भी 4 नंबर रूम नहीं होता। उनकी गिनती के अंदर आप देखोगे तो 1 2 3 और 3 ए, उसके बाद आ जाते 5। आप लिफ्ट में जा रहे हो और आपको मान लो आप यहाँ वहां से जाओ वहां घूमने जापान के अंदर, और वहां 4 नंबर देखोगे, 4 नंबर में जाना, 4 नंबर होगा ही नहीं वहां पे, वहां पे होगा 1 2 3 और 3 है, 5 नंबर डायरेक्ट आ जाएगा 3 ए के बाद में। आप सोचो कि 4 कहाँ गया, 4 है ही नहीं, क्योंकि वहां के लोग जो है 4 को अशुभ मानते हैं। इसी प्रकार से जो है अपन यहाँ पे 56 को अशुभ मानते हैं। किसी कहते हैं ना कि ये इसके रिलेटेड 56 का आंकड़ा है, तो 56 का आंकड़ा इसलिए है, वो कोई मान लो आपको दोस्त कंजूस हो तो ऐसे कहते हैं कि ये तो छपनी आकार में पैदा हुआ, ठीक है, ऐसे कहते हैं। या फिर कोई मान लो पैसे नहीं देता, कहते हैं इसको तो छप्पनिया की भूख है, मतलब भूख, मतलब इतने ज्यादा बेबस हो गए थे लोग कि देखो, पहले तो पूरे भारत के अंदर छप्पनिया अकाल हुआ था, बाकी क्षेत्रों में प्रभाव कम था, लेकिन राजस्थान में पहले से ही पानी कम था, और वहां पे जो है छप्पनिया अकाल पड़ गया। तो भाई साहब ऐसे मोमेंट आ गए थे कि खेजड़ियों के छोटे जो थे ना, उनको उबाल उबाल के खाना पड़ रहा था, कुछ उग ही नहीं रहा, धान ही नहीं था, तो उन्हीं को तो खाएंगे। इतने जो है अन्न अनाज और पानी की कमी हो गई थी इसी कारण से, ठीक है। तो यहाँ पे इतना भयंकर जब अकाल पड़ा, तो इन्होंने क्या किया कि गंगा सिंह जो थे इतने दानवीर थे कि इन्होंने अपने जो अनाज भंडार थे या फिर अपने जो धन के भंडार थे वो खोल दिए थे जनता के लिए, कि भाई तुम आओ जितने तुमको चाहिए,
उतने तुम लेके जाओ, ठीक है। भूखे नहीं मरना चाहिए। इनफैक्ट मतलब कि इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को नौकरी पे रखा कि तुमको मैं नौकरी पे रख रहा हूं, तुम जाके देखो कि मेरी जो रियासत है, जनता है, उसके अंदर कोई भूखा तो नहीं मरा, कोई भूखा तो नहीं सो रहा। तुम जाके देखो, जिसको जरूरत है वो मुझे आके बताओ, और वहां से क्या लेके जाओ, तो उनके लिए खाना लेके जाओ। पानी पीने के लिए अगर नहीं है उनके पास पर्याप्त, तो यहाँ से आप उपलब्ध करवाओ उनको। नौकरी पे कहता, सोचो कितनी मदद की थी जनता की उन्होंने छप्पनिया अकाल के अंदर। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, छप्पनिया अकाल के अंदर जनता की मदद की थी। तो अंग्रेजों ने कहा बाकी राजाओं को कि तुमको ऐसा होना चाहिए, जिस प्रकार से गंगा सिंह ने अपनी जनता की मदद की है, तुम्हें भी अपनी जनता की मदद करनी चाहिए। और गंगा सिंह को अंग्रेजों ने एक उपाधि दी, कौन सी, केसरे हिंद की उपाधि दी थी, है ना। तो प्रश्न आ जाए कि केसरे हिंद की उपाधि किसे दी गई है, तो गंगा सिंह को दी गई। किसने दी, तो अंग्रेजों ने दी थी, दी गई। लिखना 1899 में छप्पनिया अकाल। अब देखो कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख देता हूं 1956 विक्रम संवत, है ना। विक्रम संवत के दौरान जनता की मदद की। आगे लिखना, अंग्रेजों ने इन्हें केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि दी, ठीक है। ये लिखो। और इसके बाद क्या हुआ कि मैं भी बता देता हूं आपको, सारी जानकारी आपको दूंगा। ये हटा देता हूं, ये काम की चीज नहीं है अपनी। ये तो सन तो है, सन तो लिख लेना, आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट के अंदर 1899, ठीक है। हुआ क्या कि देखो, जब भारत के अंदर शिक्षा की बात आती है, उस समय की, जिस समय अपने गंगा सिंह थे, तो उस समय दो ही थे, ठीक है। एक तो इलाहाबाद वाला विश्वविद्यालय था उस समय, और एक था कौन सा, अपने बीएचयू, ठीक है। बीएचयू जो था उस समय क्या था, उस सॉरी सॉरी बीएचयू, हाँ बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो उसकी उतनी ज्यादा यूनिवर्सिटी नहीं था पहले, वो सिर्फ एक कॉलेज था। उस समय यूनिवर्सिटी नहीं थी ये। तो यूनिवर्सिटी बनने की मांग की गई थी उस समय। तो अब मांग करे तो बनाए कौन, क्योंकि उसके लिए पैसे लगे। जब यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की तो अंग्रेजों ने कहा भाई इसमें अरबों रुपए लगते हैं, तो अरबों रुपए देगा कौन। तो इस समय एक नेता निकल के आते हैं, कौन, अपने मनमोहन, मनमोहन अपने, मनमोहन आते हैं, मनमोहन नहीं, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मदन मोहन मालवीय निकल के आते हैं और वो कहते हैं कि भाई देखो, पैसे मैं इकट्ठा करके लेके आऊंगा, लेकिन तुम जो है ये इसको बढ़वा देना, और तुम ये बता सकते हो ना मेरे को, हमको बता सकते हो तुम कि भाई इसको चलाते कैसे, क्योंकि हमको चलाना नहीं आता, यूनिवर्सिटी को कैसे चलाते हैं ये प्रोसेस हमको नहीं आता है। भाई बढ़वा हम देंगे, सारा खर्चा हम दे देंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई खर्चा तुम दे रहे हो, बढ़ा के तुम दे रहे हो, तो हम बता देंगे, हमारे क्या जा रहे हैं, हम सिखा देंगे तुमको भी यूनिवर्सिटी चलाते कैसे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब मदन मोहन मालवीय ने भाई साहब फ्लो फ्लो में कह दिया कि भाई इतने सारे राजा है, 900 के आसपास रियासतें हैं, ठीक है। तो अपने क्या कर देंगे कि सारे थोड़े थोड़े लाख लाख रुपए देंगे तो ही हो जाएंगे अपने, तो अरबों रुपए। तो उन्होंने अब फ्लो फ्लो में कह तो दिया। अब जिस राजा के पास जावे, ठीक, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक गए, और जहां पे भी जावे कोई राजा कटावे 1100 की रसीद, कहीं पे 5100 की रसीद, ठीक है। लाख तो भाई साहब मैं कहूँ नींव में भरने जितने पैसे इकट्ठे नहीं हुए। अब सोचा कि यार एक रेगिस्तान है, उधर भी फेरा दे के आ जाते हैं। तो गए उधर, गंगा सिंह के पास गए, ठीक है। गंगा सिंह के पास गए एक, ठीक है। इससे पहले मैं बता देता हूँ, गंगा सिंह जी थे, उन्होंने एक सभा का आयोजन किया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि छप्पनिया अकाल पड़ा था ना। तो छप्पनिया अकाल के अंदर उन्होंने कहा कि देखो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, कौन, राजा से डायरेक्ट जनता जो है कनेक्ट नहीं है, वो सामंतों से कनेक्ट है। इसी प्रकार से वो अपनी समस्या नहीं ला पाती है। तो प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया था किसने, अपने गंगा सिंह जी ने। तो गंगा सिंह जी की जो सभा चल रही थी, प्रजा प्रतिनिधि सभा, उसके अंदर मदन मोहन मालवीय जाते हैं, और वहां पे जाके उस लाइन में लगते हैं। सबसे लास्ट में नाम आता है मदन मोहन मालवीय का। तो वो आके कहते हैं कि जैसे ही गंगा सिंह जी उनको देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि यही है भाई साहब, बड़े आदमी, इतने बड़े आदमी आप लाइन में बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो लाइन में बैठा हूं इसीलिए क्योंकि कुछ मांगने आया हूँ, ये सब लोग मांगने आए हैं आपसे, कुछ ना कुछ मदद मांगने आए। तो वो उस लाइन में बैठे इसलिए मैं आज मांगने में आया हूँ। अगर मैं दोस्त की हैसियत से आता तो डायरेक्ट हो सकता है आपके महल में आ जाता। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको,
कि भाई साहब वहां पे बात कह दी ऐसे, अंग्रेजों को ऐसे ऐसी कह दी मैंने कि अपन मरवा देंगे, ऐसे पैसे दे देंगे। लेकिन जहां पे भी गया वहां पे नींव भरने के पैसे नहीं आए। तो गंगा सिंह ने कहा ये लो चेक, ब्लैंक चेक है, जितने चाहिए ना तुमको उतने पैसे मैं दूंगा। अब से आपको कहीं भी जाने की जरूरत है नहीं है, जितने पैसे चाहिए ना वो मैं लगाऊंगा बीएचयू के अंदर। तो अभी भी मतलब ऐसा वहां पे लिखा हुआ है बीएचयू के अंदर कि सर्वाधिक अगर आर्थिक सहायता किसने की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए, मतलब उसको विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किसी ने अगर आर्थिक सहायता सबसे ज्यादा की तो अपने गंगा सिंह जी थे। आज जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना हुआ है, ठीक है, दो विश्वविद्यालय सबसे बड़े हैं ना, मतलब बिहार के अंदर कौन से, एक तो इस्लामाबाद नहीं, इलाहाबाद वाला, इलाहाबाद वाला, और एक कौन सा है, बनारस वाला। तो इन दोनों को मतलब कि अगर किसी ने बड़ा बनाने के लिए अगर किसी को आर्थिक सहायता की तो कौन थे, गंगा सिंह जी थे। हालांकि अब राज्य अलग अलग बढ़ गए हैं तो वो उनका हो गया, ये अपना अलग अलग हो गया। तो लेकिन अभी भी वहां पे लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता किसने की तो कौन थे, गंगा सिंह जी थे। ठीक है, तो ये चीज अपन लिखेंगे। अभी लिखो, उसके बाद में थोड़ी सी एक और चर्चा अपन करते हैं, ठीक है ना। गंगा सिंह जी, प्रजा प्रतिनिधि, कि प्रजा में से ही कोई एक प्रतिनिधि, मतलब सामंत, वो जो सामंत व्यवस्था थी ना, उनसे ये थोड़े से खिलाफ थे कि भाई सामंतों के अंडर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि जनता जो है राजा से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो तुम में से एक तुम मतलब कि एक प्रतिनिधि चुनो और डायरेक्ट वो आके तो तुम्हारी समस्याएं हैं उनकी हमारे से बात कर लेगा। ठीक है, तो प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, स्थापना की। आगे लिखना, क्या बताया था। हाँ, गंगा सिंह ने, ठीक है, आगे लिखना। मदन मोहन, मदन मोहन मालवीय के कहने पर बी एच यू, ब्रैकेट में लिख लेना, बनारस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने के लिए, या के लिए लिखना, के लिए सर्वाधिक आर्थिक सहायता, सर्वाधिक आर्थिक सहायता की। ठीक है, देखो यहां तक। इसके बाद में एक और चीज बताता हूँ, जो मदन मोहन मालवीय है उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। अब आप सोचोगे कि भारत रत्न मिला हुआ है, लेकिन ये तो स्वतंत्र सेनानी थे, ठीक है, तो स्वतंत्र सेनानियों को तो भारत रत्न दिया ही नहीं जा सकता। तो ये पेच भी फंसा था कहाँ पे, अपने मोदी सरकार जब आई थी 2014 के अंदर, तब कुछ कुछ कांड कर रखे थे उन्होंने। तो शुरू में आए थे दो तीन कांड किए थे, उनमें से एक कांड ये था कि उन्होंने किसको किसको, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी को और एक मेरे हिसाब से मदन मोहन मालवीय है ना, इन दोनों को क्या दिया था, भारत रत्न। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई तुमने अटल बिहारी वाजपेयी को चलो दे दिया, ठीक है, कोई हम ये रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी को उनको मिला हुआ तो इनको भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया तो दिया, क्योंकि वो तो एक स्वतंत्र सेनानी थे, और स्वतंत्र सेनानियों को अपन दे नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपने को ऐसा लायक बनाया कि हम उनको दे सके। ठीक है, किसी को हम भारत रत्न दे सके, उन्होंने हमको इतना लायक बनाया, और हम कौन होते हैं उनको भारत रत्न देने वाले। तो उस समय अभी जो अपना राजनीति का चाणक्य या गुरु कहा जाने वाला कौन, अमित शाह, उन्होंने कहा भरी सभा के अंदर कि भाई हमने जो है उनको स्वतंत्र सेनानी के लिए, यानी स्वतंत्रता के अंदर भाग लेने के लिए हमने उनको नहीं दिया है, हमने दिया है उनकी शिक्षा के अंदर जो उनका स्थान है, शिक्षा के अंदर जो योगदान है उनका, उसके लिए हमने क्या दिया, उनको भारत रत्न दिया है। ठीक है, तो ये चीज अपन लिख लो नोट के अंदर, हो सकता है आपसे पूछ ले तो लिख लेना। मदन मोहन मालवीय को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु भारत रत्न दिया गया।
चलो यहां तक लिखो। इसके बाद में थोड़ी सी और चर्चा है 10-15 मिनट की, वो करके अपने, ठीक है, खत्म। लिख लो फटाफट, यहां तक लिख लो। लिख लिया, आगे बढ़े। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री की देखो, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ गंगा सिंह, क्योंकि गंगा सिंह अपना एक ऐसा प्रभाव रखते हैं, ठीक है। बाकी मैंने तो संधि जहां अंग्रेजों से संधि की वहीं पे छोड़ दिया था, ठीक है। मेवाड़ वाले भी मैंने छोड़ दिए थे, मारवाड़ वाले भी छोड़ दिए, लेकिन मारवाड़ वाले मैंने पढ़ाए थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनका प्रभाव ही इतना ज्यादा था कि मेरे को पढ़ना पड़ा। जैसे कि मैंने मानसिक पढ़ाया था, क्योंकि मानसिक का प्रभाव इतना ज्यादा था, ठीक है। लिखना यहाँ पे आगे। जब वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, कौन से, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर, उससे पहले की बात है, इन्होंने एक ऊंटों की सेना बनाई थी। कौन सी? ऊंटों की सेना। नाम था गंगारी, गंगारी साड़ा। क्या था ना, उस ऊंटों की सेना का नाम था गंगारी साड़ा। ऊंटों की सेना बनाई। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो एक जगह पड़ती थी तुर्की, ठीक है। अब तुर्की को हराना था किनको? अंग्रेजों को। अब अंग्रेज जब तुर्की से युद्ध करने गए वहां पे, तो तुर्की के अंदर भाई साहब रेत ही रेत, रेगिस्तान, वहां पे गए, उनसे बंदूकें चली ही नहीं। पग आधे गोटे गोटे तो रेत से भर गए होंगे। तो उन्होंने कहा करे तो करे क्या, तो वापस आए उन्होंने। तो गंगा सिंह ने कहा कि ये मेरी ऊंटों की सेना है, ये मदद करेगी तुम्हारे वहां पे चलने के लिए। तो वहां पे ऊंटों की सेना से ये गए थे गंगा सिंह जी, और दौड़ा दौड़ा के मारा था तुर्कियों को। तो तुर्की तो आज भी गाली देते हैं अपन को, ठीक है। तुर्की साहित्य अपने यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वो देते ही भारतीयों को गालियां है, ठीक है। क्यों? देखो, एक तरह से अपन जैसे मोहम्मद गजनवी हो गया, मोहम्मद गोरी, बाकी जो भी है, अपन इनको गालियां क्यों देते हैं? क्यों भाई साहब, इन्होंने अपने यहाँ की जो संस्कृति थी, इसको एक तरह से बर्बाद किया है, अपने लिए एकदम विदेशी आक्रमणकारी थे। तो गंगा सिंह जी तो तुर्कियों के लिए क्या थे? विदेशी आक्रमणकारी थे। वहां पे जाके उन्होंने तबाही मचाई है, ठीक है। जैसे अपन क्रिकेट वाले ऑस्ट्रेलिया में मचाई थी ना, तो उसी प्रकार से विदेशी आक्रमणकारी हो गए। अभी न्यूजीलैंड ने अपने मचा दी थी। तो लिख लेना यहाँ पे, आगे लिखना। गंगा सिंह, तो एक सिंह के ऊपर यहाँ लगाने थे, ठीक है। गंगा सिंह जी ने ऊंटों की सेना गंगा सिंह जी ने बनाई, तो अपने नाम पे कौन सी? गंगारी, गंगारी साड़ा। कौन सी? गंगारी साड़ा नामक सेना बनाई। और एक युद्ध में नहीं, विश्व युद्ध जो दोनों में थे, दोनों में भाग लिया था। लिखना, बनाई, जिन्होंने जिन्होंने दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया था। विश्व युद्ध में भाग लेने के पहले, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय इंग्लैंड के अंदर एक मीटिंग हुई थी। कौन सी? वर्ल्ड वॉर मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग हुई थी। उसके अंदर अगर कोई एक, मान लो कि अश्वेत आदमी, यानी कि कोई काला आदमी था, सारे गोरे गोरे थे, लेकिन एक अगर कोई काला आदमी था, कोई सदी से था काला, तो वो कौन था? वो थे अपने गंगा सिंह जी। मतलब देखो, अपने कितने भी गोरे हो, इंडियन कितने भी गोरे हैं, तो वो अंग्रेजों की नजर में काले ही है, ठीक है। अब यहाँ की जो कैटरीना कैफ मान लो, या कोई भी मान लो, दीपिका पादुकोण मान लो, वो अंग्रेजों के लिए काली है, ठीक है ना। तो अपन काले है, मतलब काले ऐसे नहीं कि गंगा सिंह जी बिल्कुल ही काले, वैसे नहीं कह रहा मैं। अश्वेत मतलब कि उनसे कम श्वेत है ना। तो जब अपन को अल्ट्रा ग्लो मिलता है, तो जो गोल्ड होता है हमारे पास, अल्ट्रा गोल्ड मिलता है, तो जो गोल्ड है वो अपना फीका लगना लगता है, ठीक है ना। जैसे अपना चांदी है, चांदी से ऊपर अपने पास सोना आ जाए, तो सोना अपन को अच्छा लगेगा। सोने से ऊपर भी अपने पास हीरा है, तो हीरा अच्छा लगता है। हीरे से ऊपर प्लेटिनम आए, तो प्लेटिनम अच्छा लगता है। उसी प्रकार से क्या है, गंगा सिंह जी से ज्यादा गोरे थे, इसलिए क्या कह दिया? अश्वेत किसको? क्या? गंगा सिंह जो। तो लिखना, प्रथम विश्व
युद्ध के दौरान हुए, दौरान इंग्लैंड में हुए, इंग्लैंड में हुए वॉर कैबिनेट, वॉर कैबिनेट में गंगा सिंह जी एकमात्र अश्वेत सदस्य थे, एकमात्र अश्वेत सदस्य थे। ये जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गए थे तब एक शांति सम्मेलन हुआ था, कहां पे? पेरिस के अंदर, ठीक है। वो पेरिस के अंदर जो शांति सम्मेलन हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया, तो लिखना पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया। अब ये अंग्रेजों को साथ दे रहे थे, जब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे ये, तो यहाँ वाली जनता ने कहा कि हम तो लड़ रहे हैं, मतलब इन गंगा सिंह जी के विरोध में क्या होने लगे, दंगे होने लग गए और इनके विरोध होने लग गया, इनके ही राज्य के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर, कि हम तो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और तुम अंग्रेजों का साथ दे रहे हो। भाई पूरा भारतवर्ष लड़ रहा है कि भारत को आजाद करवाएं, और तुम अंग्रेजों की तरफ से बाहर लड़ने जा रहे हो, यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे। तो इन्होंने क्या किया, एक रोम नोट लिखा। अब रोम नोट क्या है? तो इटली की राजधानी है रोम, तो उस रोम के अंदर ये ठहरे हुए थे, ठीक है। तो वहीं से जो इन्होंने नोट लिखा, इसी कारण मतलब पत्र लिखा, इसी इसको क्या कहा जाता है? रोम नोट, ठीक है। तो लिखना गंगा सिंह जी ने अंग्रेजों को रोम नोट लिखा। अब रोम नोट किस लिए लिखा था, लिख लेना यहाँ पे, भारत के स्वशासन हेतु, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कब कब? 1930 के अंदर, 31 और 32 के अंदर, तीन जो गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों के अंदर इन्होंने भाग लिया था। एक आदमी अपने जो है, कौन बताओ, नाम बताओ, जिसने दहाड़ लगाई थी किसके अंदर जाके, गोलमेज सम्मेलन के अंदर, कमेंट करके नाम बता देना बस, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं अपन, ठीक है ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब? 1930, 31 और 32 में भाग लिया, भाग लिया। इसके बाद इनके कुछ निर्माण कार्य है, वो भी लिख लेंगे फटाफट। तब तक आप इसको लिख लो, फटाफट लिखो, 2 मिनट है ये, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट है, फटाफट। लिख लो फटाफट, लिखो। इसके बाद अपना आमेर स्टार्ट करने वाला है ना, और उसके बाद जो छोटे मोटे जैसलमेर, भरतपुर, ये कुछ बचे हुए हैं, उनको कर लेंगे अपन ना। तो लिख लिया होगा, चले आगे। इतना बात है, क्लियर है? क्लियर हो? अगर कोई भी चीज का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ठीक है। और कोई पैसे वैसे नहीं लगते कमेंट करने के ना, तो कमेंट करके पूछ लोगे, जवाब भी दे देंगे। लिखना इनके निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, ठीक है। सबसे पहला तो 1927 के अंदर, ठीक है, इनके दिमाग में चल रहा था कि छप्पनी अकाल जैसा ही कोई काल वापस नहीं आए, इसलिए 1927 में क्या लेके आए थे? गंग नहर लाए थे, गंग नहर
लाए। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ। इस कारण इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। ठीक है, वो इसके अंदर कौन कौन अधिकारी थे वो सब आप है ना किससे पढ़ लेना, ज्योग्राफी वाले सर यानी एसआर सर से आप सब पढ़ लेना, है ना। वो चीजें आपको अच्छे से बता पाएंगे मेरे से। आगे लिखना, इन्होंने अपने पिता की याद में लाल पैलेस बनवाया था। लिखना, अपने पिता की याद में लाल पैलेस बनवाया। इनके इनकी वजह से क्या है कि कुछ कहने की वजह से इनके एक बेटा था, कौन, विजय सिंह। विजय सिंह नहीं, विजय सिंह, बी बी, ठीक है ना, विजय सिंह थे। उन्होंने क्या की, आत्महत्या कर ली थी। तो इसी वजह से इन्होंने उनके ही नाम पे एक हॉस्पिटल बनवाया था, कौन सा, पीबीएम। लिखना, पीबीएम, प्रिंस विजय, प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल अस्पताल बनवाया। और कुछ मंदिर थे, ठीक है, कौन कौन से, गोगामेडी मंदिर है, ठीक है, रामदेवरा मंदिर है और देशनोक मंदिर है। इन तीनों का क्या किया, करवाए थे इन्होंने, पुनर्निर्माण करवाए थे। लिख लो, फटाफट से लिख लो, रामदेवरा, गोगामेडी, गोगामेडी, देशनोक मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, ये हो गया अपने गंगा सिंह जी पूरे। इनके जो बेटे थे, ठीक है, उनके बारे में, दयाल सिंह जी, उनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे जब अपन पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अभी जो इनके बाद में पढ़े उसके बाद में खत्म हो गए, 43 तक तो आ गए, 4 एक साल हो रहे थे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ज्यादा है नहीं उनके बारे में, जिनके बारे में था अपन ने बात कर ली। क्योंकि मैंने गंगा सिंह जी यहाँ पे इसलिए पढ़ा दिए क्योंकि वहां पे ज्यादा कवर हो नहीं पाते, है ना। उतना ज्यादा हम नहीं पढ़ पाते विस्तार से, जितना ज्यादा विस्तार से यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, बहुत कुछ लिखा भी है हमने, बहुत कुछ हमने समझा भी है इसके अंदर, तो उतना ज्यादा हम समझ नहीं पाते कहाँ पे, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अपना हो चुका है अपने यहाँ पे बीकानेर का इतिहास खत्म। अगली क्लास में पढ़ेंगे आमेर का इतिहास। तो कुछ अगर आपको जानकारी हो नहीं हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, नहीं तो अपन तो पढ़ ही लेंगे, अपन पढ़ा देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले, थैंक यू।